हेलो फ्रेंड्स, आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन का मतलब तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज वैलेंटाइन डे पर हमने सोचा कि एक डायमेंशन जो लाइफ की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नेग्लेक्टेड है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और यह डायमेंशन है सोशल डायमेंशन ऑफ लाइफ, जो आज की डेट में पूरे तरीके से बदल चुकी है। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें और 21st सेंचुरी की बात करें और दोनों में कंपेयर करें इस डायमेंशन को, सोशल डायमेंशन को, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। वो एक जमाना होता था जहां सोशल डायमेंशन का मतलब होता था बैठकर गम भुलाना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बातों बातों में निकाल लेना। महफिलें जमती थी, बातें होती थी, बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक अपने अपने तरीके से सोशल डायमेंशन को जीते थे। बच्चे लोग खेल खेल कर और बड़े लोग मुस्कुराकर बातें करके, और अपना मेंटल प्रेशर रिलीज कर देते थे उस मीटिंग में। और आज क्या होता है सोशल डायमेंशन के नाम पर, आपको सबको मालूम है। सोशल मीडिया, जहां पर हम फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, अपने विचारों को गलत तरीके से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आज हमको चाहिए विचारों की स्वतंत्रता, और विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, और फिर उस पर वाद विवाद चालू होता है। ये स्ट्रेस रिलीज नहीं होता, स्ट्रेस बिल्टअप होता है। सोशल मीडिया रियल फ्रेंडशिप नहीं है, नकली दुनिया है। और इसी वजह से आज रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आज रियल के रिलेशनशिप रह ही नहीं गए हैं। हम कोई फंक्शन में जाते हैं, वहां एंजॉय नहीं करते, लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं। हाँ, हमें यह लगा रहता है कि इस इवेंट की अच्छी सी एक पिक्चर निकाल लें ताकि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सके। क्योंकि आज व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। जो उसके यहां पे चल रहा है ना, जिसकी वजह से उसका मेंटल प्रेशर है, जो उसकी लाइफ की परेशानियां हैं, वो किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ की परेशानियों को दूसरों को समझाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ये बातें इधर उधर फैल जाएंगी। इसी वजह से मेंटल इश्यूज ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। हर आदमी भरा हुआ है। जब काउंसलिंग के लोग मेरे पास आते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हर किसी के अंदर कुछ भरा हुआ है और वो किसी को सुनाना चाहता है, लेकिन उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। और सोशल मीडिया पर हम वो सब बातें नहीं लिख सकते, डिस्टॉर्टेड वे में लिखते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं वहां पर। याद करिए वो बचपन के दिन जब हम खेलते थे। किस लिए खेलते थे? खेलने के लिए खेलते थे, जीने के लिए खेलते थे, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए खेलते थे। हारने और जीतने के लिए नहीं खेलते थे। जानबूझकर कई बार जिता दिया करते थे दूसरों को, उसके चेहरे की हंसी देखने के लिए। मुझे आज भी याद है वो बचपन के दिन, गर्मियों की दोपहर, जब घर में सब सो जाते थे, चुपचाप पीछे से दरवाजा खोल के गली में चले जाता था और वहां पर ढूंढता था कौन कौन है। कुछ लोग नहीं होते थे, जबरदस्ती उनके घर जाकर उनको बोलता था, चल तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करूंगा। और इस तरीके से जानबूझकर एक इजी सी बॉल डाल देना, छक्का लगवा देना, ताकि वो खेलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि खेलना मकसद होता था, हार जीत मकसद नहीं होता था। और आजकल हर चीज में हम पहले हार और जीत देखते हैं। इसीलिए तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज बढ़ रही हैं। मुझे याद है वो बचपन के दिन, मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूं और हरियाणा में बड़े बुजुर्ग लोग वो चौपाल लगाते थे, शाम के समय बैठ जाते थे, ठहाके लगाते थे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को वो ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देते थे। उस समय मुझे इनका मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन आज जब सोसाइटी के अंदर वो चीजें गायब हो गई हैं, तब मुझे उसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, जो ये मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा है, उसका कारण यही है कि आज हम सही तरीके से बैठकर सोशल डायमेंशन को जी ही नहीं पा रहे हैं। डरे हुए से हैं, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट नहीं है, फेद नहीं है, अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हैं। और सोशल मीडिया ने इस डायमेंशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। कंपटीशन, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से।
बेफालतू की चीजों पर डिस्कशन ज्यादा हो रहा है, और जो सही चीजें हैं जिन पर डिस्कशन करना चाहिए वो मुद्दे सामने आ ही नहीं रहे हैं। तो इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगा। इसीलिए आज हम वैलेंटाइन डे के दिन इस सोशल डायमेंशन के ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए A2A चैनल, जिसके एग्जीक्यूटिव सर्वेश पांडे आज हमारे साथ होंगे। बात करेंगे कुछ खुल के, क्योंकि वो युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग के अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर जानना बहुत जरूरी है, उनकी कुछ क्यूरियोसिटी है, और सोशल डायमेंशन मुझे लगता है सबसे ज्यादा उन्हीं का बिगड़ा हुआ है। देखते हैं वो क्या समझते हैं और उनके मन में क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों का आंसर जानेंगे इस सेशन में। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल A2A आगाज से अंजाम तक में। और आज फिर से अंजाम तक पहुंचने की ओर हम अपना एक कदम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहा है लाइफ कैंपस, और लाइफ कैंपस के 3 बेहतरीन मास्टर्स, जिन्होंने पिछले 2 एपिसोड्स में बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम सभी दर्शकों तक पहुंचाई और हमारे लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करने की तरफ हम कदम बढ़ा पाए। सर, बहुत सारे अच्छे हमें जो मैसेजेस आए, लोगों के जो रिप्लाईज हैं, देख के हमें बहुत खुशी हुआ। एंड थैंक्स सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा तीनों मास्टर्स को जो फिर से हमारे साथ हैं, और मैं दर्शकों को एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे मास्टर्स से। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय शेष सर का, जो कि हैं MBBS, MD, PhD, बिजनेस एंड लाइफ कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर, डबल गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो स्वागत है अजय सर आपका फिर से लाइफ कैंपस के अंदर, A2A के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एंड नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा स्वामी वंडरिंग स्वामी महेश जी को, BE मैकेनिकल, MA योगा, स्पिरिचुअल गाइड एंड CR योगा फाउंडर। योगा इज देन नेक्स्ट, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका भी अगेन हमारे लाइफ कैंपस में आने के लिए। एंड लास्ट मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल सर का, जो कि हैं MBBS, MS, PhD, होलिस्टिक एंड लाइफ स्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, NLP, PMP मास्टर ट्रेनर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के तीनों मास्टर का स्वागत करना चाहूंगा। एंड बहुत सारी सर जो इंफॉर्मेशन पीछे के सेशंस में निकल के आई है, लाइफ कैंपस के अंदर निकल के आई है, मुझे जहां तक समझ में आ गया सर, इस कैंपस का स्टूडेंट हर एक इंसान बनना चाहता है, हर एक इंसान बनना चाहता हूँ। और पिछले बार लास्ट में हमने समत्वम के बारे में बात किया था, और एक बस टीजर दिखाया था, एक पोस्टर हमने दिखाया था लोगों को समत्वम के बारे में। आज फिर से मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि हम लास्ट में फिर से समत्वम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो दिन है वो सर, जब मैं व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था तो अलग अलग चीजों में मुझे वो आज का दिन दिखाई दिया। किसी ने वैलेंटाइन डे लगाया था, किसी ने ब्लैक डे लगाया था, किसी ने मातृ पितृ दिवस लगाया था। और इन सारी चीजों को देख के मुझे यही समझ में आया कि ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ये सारे जो बंधन है हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके के इमोशंस, रिलेशंस, रिश्ते, ये सब कुछ हमारे लाइफ से रिलेटेड है। तो आज का जो मुद्दा हमने डिसाइड किया सर कि लोगों तक पहुंचे, वो है रिश्ता। क्योंकि किसी भी तरीके का रिश्ता, किसी भी मटेरियल से रिश्ता हो, या किसी लिविंग बीइंग से रिश्ता हो, या हमारे देश से रिश्ता हो, या हमारे आत्मा से जो हमारा रिश्ता है, तो ये जो रिश्ता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ये समाज रिलेशंस के बारे में अलग अलग डायमेंशंस में एक अच्छे तरीके से समझे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि ये वर्ड रिलेशन, ये जो वर्ड रिलेशन है सर, इस पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अनिल सर से। इस पे आपका क्या बोलना है सर? रिलेशनशिप, ये वर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है और इसको कई डायमेंशन पे समझा जा सकता है। रिश्ते, रिलेशनशिप हमारे इमोशनल बैकअप भी होते हैं, लेकिन कई बार ये रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण भी बन जाते हैं। जब रिलेशनशिप एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं चलते तो लाइफ हेल भी बन जाती है, और जब ये रिलेशनशिप बहुत हार्मनी के साथ जी रहे होते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करते हैं, हमारी इमोशनल बैकअप का काम करते हैं।
तो आज 14th फेब है, जिसको लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक तुमने चूज किया सर्वेश, रिलेशनशिप। इस पे खुल के बात करने की जरूरत है। ये रिलेशनशिप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों डायमेंशन को अफेक्ट करता है। तो पहले हमें यह समझना है कि हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप को कैसे समझें, मतलब सोशल डायमेंशन। रिलेशनशिप को मैं जिस तरीके से बात करता हूं, सोशल डायमेंशन ऑफ लाइफ। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका खुद के साथ, फिर दूसरा रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ, और तीसरा रिलेशनशिप है अपने बिजनेस के साथ और आउटर वर्ल्ड के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आज 21st सेंचुरी में सोशल डायमेंशन का मतलब केवल सोशल मीडिया हो गया है। यानी कि हम केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने को ही सोशल डायमेंशन समझ लिए हैं, और सोशल मीडिया की वजह से लोगों की लाइफ में परेशानियां ज्यादा आ रही हैं। वो एक पोस्ट डाला और डालने के बाद फिर देखते रहना कितने लाइक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लाइक्स नहीं मिले तो मूड डिस्टर्ब हो जाना, इरिटेट हो जाना, या कम लाइक्स मिले तो प्रॉब्लम। तो यानी कहने की मतलब यह है, जो सोशल डायमेंशन है वो सोशल मीडिया की वजह से एक नकली डायरेक्शन में चला गया है। आजकल लोग अपने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालते हैं जिसमें वो जितने ब्यूटीफुल होते हैं उससे कई गुना ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐप आ गई हैं अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए। और जितने वो रियल लाइफ में खुश हैं उससे कहीं ज्यादा खुश होने की दिखावट वहां पे की जाती है। उसका इंपैक्ट सोसाइटी में ये हो रहा है, कुछ लोग उनको देख के और ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो व्यक्ति इतना खुश कैसे है, वो इतना सुंदर कैसे दिखता है। खासकर सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या उनकी वो रियल लाइफ है? नो, फेक लाइफ। तो सोशल डायमेंशन फेक लाइफ है सोशल मीडिया पर। रियल डायमेंशन क्या है, कैसे हम रियल रिलेशनशिप की बात करें, आज इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। और हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए रियल रिलेशनशिप की जरूरत है, ना कि सोशल मीडिया रिलेशनशिप की। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। एंड अजय शेष सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर, सब रिश्तों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन अगर हमारा रिश्ता जो है वो वेल्थ से अगर खराब हो जाए कहीं ना कहीं, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं सर लाइफ के अंदर। वो जो जीविका वाला पार्ट अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारे इमोशंस एक साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं सर। तो मैं चाहूंगा सर इस रिश्ते के बारे में आप जरूर कुछ बोलिए सर। रिलेशनशिप शब्द जो है उसका जो मूल शब्द है वो है रिलेट। रिलेट से रिलेशनशिप आया, ठीक है। मेरा अगर तुमसे एक रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप यानी क्या, मैं तुमको कैसे रिलेट करता हूं अपनी जिंदगी में, मैं तुमको कैसे रिलेट करता हूं, वैसा तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप है, ठीक है ना। मोहब्बत, प्यार, लव एक इमोशन है। लव एक रिलेशनशिप नहीं है, लव एक इमोशन है। उस इमोशन के अलग अलग भाव जैसे होते हैं वैसे हम उससे रिलेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी बेटी से भी प्रेम है, मेरी पत्नी से भी प्रेम है, मेरे माता से भी प्रेम है। प्रेम का इमोशन तीनों जगह, लेकिन रिलेशन तीनों का अलग अलग है। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ एक अलग भाव से सोचता, अलग ढंग से रिलेट करता हूँ, वाइफ को अलग ढंग से, और मेरे फादर या मदर को अलग ढंग से। सो ये कैसे हम रिलेट करते हैं, इससे ये अब हुआ ये है कि अब चूंकि वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य से आया हुआ एक ये, अब ग्लोबल विलेज है, कुछ भी पाश्चात्य या लोकल रहा नहीं। लेकिन अब कुछ कट्टरवादी और उन्होंने ये किया कि नहीं नहीं, हम इसको अपने इससे रिप्लेस करेंगे, मातृ पितृ दिवस मनाएंगे, ये वो। इसका कोई सांस्कृतिक या जहां तक मुझे लगता है 14 फरवरी के मातृ पितृ दिवस का कोई हिस्टोरिक या ऐसे कोई पिछला कोई आधार नहीं है। सिर्फ एक चीज को काटने के लिए दूसरा ये जो डाल दिया गया, जो मेरे ख्याल से गलत है। वैलेंटाइंस डे प्राइमरीली जो रोमांटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, जो मोहब्बत वाला प्यार हम जिसको बोलते हैं, उस तरह के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने का दिन है, जिसको इनफैक्ट मातृ पितृ दिवस मना करके दोनों पॉल्यूट हो रहा है उस चक्कर में। खैर, मेरा अपना ये जो है ये है कि इसका बिजनेस और उससे क्या रिलेशन है। बहुत बहुत गहरा रिश्ता है बिजनेस से और इससे, बिकॉज जहां तक रिलेशनशिप की बात है वो हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत गहरे से ताल्लुक रखता है। अब मेरा हमेशा से ऐसा मानना कि मेरी पर्सनल लाइफ ये है, मेरी बिजनेस लाइफ ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मशीनों में होता होगा कि जहां पे एक स्विच ऑफ कर दिया और आपने वो दूसरा स्विच ऑफ कर दिया, मशीन का एक पहलू बंद कर दिया और दूसरा पहला चालू कर दिया। इंसानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। एक लाइफ है जिसका एक पहलू है पर्सनल लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप्स, और दूसरा
जो पहलू है वो है बिजनेस लाइफ और बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस और उसका रिलेशनशिप, लाइफ एक ही है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप बिजनेस में बहुत कुछ गड़बड़ खराब कर रहे हो, बिजनेस का बहुत खराब चल रहा हो, तो क्या पर्सनल लाइफ पे उसका असर नहीं पड़ेगा? पर्सनल रिलेशनशिप पे उसका असर नहीं पड़ेगा? आप चाहे न चाहे उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो वही है ना। दूसरा, अगर मेरे पर्सनल रिलेशन बहुत खराब है, बहुत वहां पे स्ट्रेन और ये चल रहा है और सब कुछ जो है, जो रिलेशनशिप यानी जो रिलेशन है वही रिलेशन ही गड़बड़ा गया, तो क्या मेरे बिजनेस में उसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भाई, चाहे मैं खिलाड़ी रहूं चाहे जो भी रहूं, उसका असर जरूर पड़ेगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि इंसान का जो मेंटल क्लैरिटी है, क्योंकि इंसान एक ही है, उसको जब अपने थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी, अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाएगी कि सबसे पहले, जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा, मेरा अपने आप से क्या रिलेशन है, और फिर दूसरा ये क्लैरिटी कि मेरा जो लाइफ के जो दूसरे पहलू है उससे क्या रिलेशन है, और कुछ रिलेशन, सम रिलेशनशिप, उनको अगर मैं मजबूत कर देता हूं, मुझे हजार और रिलेशनशिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कुछ प्रगाढ़ रिश्ते बिजनेस के और ये अगर पर्याप्त है, समुचित, सबसे इंपॉर्टेंटली अगर क्लियर है, तो मेरी पूरी लाइफ जो है वो क्लियर हो जाती है। और इसी मुद्दे को लेकर के, इसी रिलेशनशिप मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे। तो रिलेशनशिप यानी सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होता, रिलेशन हर चीज अलग है। एक और चीज, लव एंड अफेक्शन, प्यार और अपनत्व या प्यार और अपनापन, ठीक है ना। लव जो है वो एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग इमोशन है जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। अफेक्शन इज अपनापन, अपनापन, अफेक्शन, अफेक्ट्स, व्हाट अफेक्ट्स यू अफेक्ट्स मी आल्सो, दैट इज अफेक्ट से आया। तुमको चोट लगी तो मुझे चोट नहीं लगी, बट इट अफेक्ट्स मी, दैट इज अफेक्शन। ये रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुमको खुशी हुई तो मुझे खुशी होगी, व्हाई? बिकॉज देयर इज अफेक्शन, व्हाट अफेक्ट्स यू अफेक्ट्स मी आल्सो। सो अफेक्शन को प्यार समझ लेना, ठीक है, और रिलेशनशिप को, हर रिलेशनशिप को प्यार के चश्मे से ही देखना और कहना ये सही है ये गलत है, इस पे मेरी आपत्ति है। मेरा यही कहना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट, समझ के संग रिलेशन, शांति के संग रिलेशन और परमात्मा के संग जो रिलेशन है, रिश्ता है हमारा। एंड डेफिनेटली इन रिश्तों के बारे में मैं चाहूंगा कि सर जरूर आप अपनी राय दें, स्वामी जी। सर्वेश, ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस। क्योंकि जो भी रिलेशन या रिश्ता हम लोग बनाते हैं वो हम लोग का अपना प्रोजेक्शन होता है मेनली। क्योंकि ये भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन अगर मेरे मन में कुछ बुरा चल रहा है तो मैं उसके साथ भी वही बुरा रिलेशन बनाऊंगा। इसलिए योग और जो हम लोग के वैदिक ऋषि मुनि योगी लोग ने जो हमको बताया है, बोला कि पहला रिलेशन आपका जो होता है वो अपने स्वयं के प्रति रहता है। क्योंकि योगा साइकोलॉजी कहता है कि जो भी हम लोग दुनिया को देखते हैं वो अपना अंदर का प्रोजेक्शन है, और वेस्टर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है। यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज यू आर। इसलिए योग में हमेशा जो बात होती है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। हम लोग चाहते हैं दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाए तब हमको अच्छा फील होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हम अपने साथ रिलेशन अच्छा बना के रखें तो दुनिया का कोई भी बुरा व्यक्ति या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अपने स्थान से हिला नहीं सकती। और ये आप देख लीजिए भगवान बुद्ध के जीवन में कि जब वो उस स्टेज पे पहुंच गए जिसको उन्होंने निर्वाण शब्द यूज किया कि मुझे निर्वाण प्राप्त हो गया, हम लोग बोलते हैं मोक्ष या जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव। तो वो जब स्टेबिलिटी आती है अंदर से, वो आपके सभी रिलेशंस को एक अच्छे लेवल पे बना के रखती है। फिर आप चाहे राजा से मिले या किसी रंग से मिले, भिखारी से मिले। अब ये इसमें एक पॉइंट जो है कि योग के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सेल्फ के साथ, स्वयं के साथ कैसे जुड़ना, उसके अलग अलग आयाम बताए गए हैं और उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया यानी प्रोसेस बताई गई है। जो रिलेशन हम दुनिया में देखना चाहते हैं, गांधी जी ने भी कहा था ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये जो रिलेशन है यहाँ सबसे पहले उसकी सेंटर और शुरुआत हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो इसलिए मैं योग के मार्ग के हिसाब से इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, बाद में और क्वेश्चन के हिसाब से उसके एलॉबरेट करेंगे कि हेल्थ वेल्थ ये तभी व्यक्ति के लाइफ में अच्छे से आती है जब वो अपने आप में सेंटर्ड हो। इसलिए स्वयं को जानना, इंग्लिश में 2-3 शब्द यूज होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, समय समय पे अपने प्रति सजग होना, अपने प्रति चिंतन करना, और चिंतन के द्वारा अपने अंदर क्या हम ठीक कर सकते हैं जिससे हमारे रिलेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, लोगों से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, वो प्रोजेक्शन हमारा चिंतन के द्वारा उसको बीच बीच में करेक्ट करते रहना चाहिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं आत्म मंथन भी होते रहना चाहिए, मंथन। और दूसरा होता है सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है, वो बीच बीच में उसके प्रति भी थोड़ा ध्यान के द्वारा, वो छोटे छोटे ग्लिम्सेस ही क्यों ना हो, वो हमको लेते रहने चाहिए, ताकि अगर लाइफ में कभी कभी होता है कि वेल्थ के चक्कर में दौड़ते दौड़ते हेल्थ खराब हो जाती है, और हेल्थ के चक्कर में रहे तो वेल्थ पे ध्यान नहीं रहता है। ये दोनों को सबको बैलेंस करके चलना है, और वही है योग का मार्ग। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि ना तो मैं वो भोग वाला मार्ग आपको बता सकता हूं, ना ही मैं वो रिनंसिएशन वाला, मतलब एक्सट्रीम त्याग वाला, मैं आपको मध्य का मार्ग बता रहा हूं। क्योंकि जीवन में जो हम लोग ने ह्यूमन सोसाइटी में, मनुष्य ने समाज बनाया और समाज के नियम बना दिए। हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को अपने साथ तालमेल, अंदर से अपनी आत्मा के साथ और नेचर के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये जब दोनों बैलेंस रहेगा तो सब चीज अपने से आती है। जब हम लोग लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ते रहते तो आगे भाग जाती है, लेकिन अगर हम लोग अपने में बैलेंस है तो ये सब देवी शक्तियां अपने से आती है, ये अट्रैक्ट होती है। अभी तो फिलहाल इतना ही, जैसे ही टॉपिक हम लोग का खुलेगा तो उसमें मैं और स्पेसिफिक एरिया और ग्रंथों से, उपनिषद से आपको और बताऊंगा। लेकिन मेरा सेंटर पॉइंट ये है कि रिश्ता जो है सबसे पहले स्वयं के प्रति जागरूक होकर के अपने अंदर एक अच्छी स्टेबिलिटी बनाइए। और गीता में भगवान कृष्ण ने ओपनिंग चैप्टर में, जहां पे उन्होंने बोलना शुरू किया अर्जुन को, पहला चैप्टर तो अर्जुन ही पूरा बोला, वो उल्टा भगवान को समझा रहा था कि ये आप अगर ये महायुद्ध जो हो रहा है ये होने देंगे तो सब गड़बड़ होगा। फिर जब वो डिप्रेशन में आकर के अपने आप को सरेंडर किया, तब भगवान कृष्ण ने शुरू में कुछ बातें बताई, लेकिन उसमें पहले ही चैप्टर में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है वही वास्तविक रूप से जीवन को जीता है। बाकी तो जीवन के दौड़ भाग में फंसे उलझे हुए नजर आते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा सेंटर पॉइंट ये है कि स्वयं को जानो, स्वयं से रिश्ता ऐसे बनाओ कि अगर आप अपने से प्रेम करते हो तो आप सबसे प्रेम करते हो। थैंक यू तो सर। आप चाहे माता पिता बोलो या रोमांटिक रिलेशन बोलो, ठीक है, सबको हम एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन संस्कृति ही ऐसी है, वो अपने हृदय में सबको स्थान देती है। इसलिए चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो या ना हो, लेकिन हम अपने प्रति ऐसे सजग रहें कि कहीं पे अपने अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी रेडिएट ना हो। जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी तो सब कुछ हम अट्रैक्ट करते चलते हैं। थैंक यू सर। एंड जो हमारा लाइफ कैंपस है सर, या हम अपना लाइफ बोले तो लाइफ में अगर रिलेशन बनते हैं तो ब्रेकअप्स भी होते हैं सर। और कभी कभी हम जहाँ पे रिलेशन बनाना होता है वहां पे ब्रेकअप कर लेते हैं, और जहाँ पे ब्रेकअप करना होता है वहां पे रिलेशन बना लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए सर आज के सेशन से कि कौन सी चीजों से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है और कौन सी चीजों से ब्रेकअप करना है सर। क्योंकि जैसे 14 तारीख तक वैलेंटाइन डे आता है, वैसे 21 तारीख को ब्रेकअप डे भी मनाया जाता है सर। अच्छा ये मुझे नहीं पता था। ये भी मुझे भी नहीं मालूम। थोड़ा रिसर्च एनालिसिस करते करते सर चक्करों में पढ़ के मैं ये सब पढ़ लिया सर। तो कौन सी चीजों से रिलेशन जो बनाना चाहिए सर हमें अपने लाइफ में, एंड मैं ये तीनों मास्टर से पूछना चाहूंगा कि किन चीजों से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें और किन चीजों से तुरंत हमें ब्रेकअप करना चाहिए सर, ये लाइफ कैंपस जो हमारा एक पूरा लाइफ है उसमें एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए। राइट, मैं शुरुआत करूं? यस सर, अनिल सर आपसे ओके। तो देखो, जैसा भी तुमने बताया कि ब्रेकअप डे है और वैलेंटाइन डे है, मुझे तो मालूम भी नहीं था ब्रेकअप डे के बारे में। ये बातें तो बोलने की बातें हैं, लेकिन
रिलेशनशिप एक्चुअल में हमारे लिए बहुत बड़ा एक ट्रेजर होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं। एनएलपी की साइंस कहती है कि पीपल आर रिसोर्सेस, लोग आपके लिए रिसोर्सेस की तरह होते हैं, बशर्ते आपको उन रिसोर्सेस को यूज करते आना चाहिए, अपने लिए स्ट्रेंथ बनाते आना चाहिए। और ये आपके लिए इमोशनल बैकअप भी होते हैं, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस। लेकिन कई बार हम इन रिश्तों में इतनी कड़वाहट ले आते हैं कि ये इमोशनल बैकअप तो दूर, ये हमारी वीकनेस बन जाते हैं, हमारी लाइफ हेल बन जाती है, और उसकी वजह से सबसे पहले मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, इमोशनल हेल्थ, और इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करती है, और फिर इसके बाद आपका वेल्थ बिगड़ता है। क्योंकि जब घर में शांति नहीं होगी, आपके माइंड में शांति नहीं होगी, तब आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, वेल्थ नहीं अर्न कर सकते। तो रिलेशनशिप स्पॉइल होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। हम केवल अपना ही पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं, दूसरे का नहीं। जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि परसेप्शन, हम अपने परसेप्शन को तो समझते हैं, लेकिन दूसरे के परसेप्शन को गलत कर देते हैं। परसेप्शन मतलब होता है यूर पर्सनल रिसेप्शन, और हम परसेप्शन का मतलब है कि मैं अपना नजरिया देख रहा हूं, दूसरे का नहीं। ये 6 और 9 का गेम होता है, जो हमें 6 दिखाई देता है और उसको 9 दिखाई देता है, लेकिन हम लड़ते रहते हैं। नथिंग इज रॉन्ग और नथिंग इज राइट, दोनों का व्यू ठीक हो सकता है, बस हमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। जजमेंटल नहीं रहना रिश्तों में, जजमेंट जहां आया वहां पर गड़बड़ होगी। माइंड की साइंसेस बताती है, साइकोलॉजी बताती है कि पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, दे आर देयर एक्सपीरियंसेस। हम क्या लोगों के छोटे छोटे गलत बिहेवियर से, या जो बिहेवियर हमें पसंद नहीं आता उससे इरिटेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल कर लेते हैं। तो जब भी आपको लगे किसी का बिहेवियर आपके मन मुताबिक नहीं है, पहले उस बिहेवियर के पीछे उसके माइंड को समझने की कोशिश करें, यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। और जब आप जजमेंटल नहीं होते हैं, केवल ऑब्जर्वर बनते हैं, ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, फिर एक अफर्मेशन बनाएं, एक अजम्पशन बनाएं कि नथिंग इज रॉन्ग और राइट, और पीपल आर रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज की तरह अगर यूज करना है तो उसके साथ हार्मनी बनाना होगा, और अपनी एक खुद की वाइब्रेशंस होती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े, उनको अपने इनर सर्कल में रखें, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, उनकी आप भी केयर करें। जो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें आउटर सर्कल में रखें, उनके साथ एक फॉर्मेलिटी जैसा रिलेशनशिप हो सकता है वैसा निभाएं। और जो आपको परेशान करते हैं, जिनकी वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके साथ आप दूर हो जाए। क्यों उनके साथ मिलकर अपनी भी वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं? तो 3 सर्कल, सबसे मैं 4 सर्कल की बात करता हूं। सबसे पहले इनर सर्कल, इनर सर्कल में सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपने साथ अपना रिलेशनशिप ठीक रखें, अपने साथ रेपो मेंटेन करके रखें, अपना कॉन्ग्रुएंस लेकर आए, स्वयं में स्थित, स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, कॉन्ग्रुएंस, अपने साथ रिलेशनशिप बेहतर रखना। अगर आपका अपने साथ रिलेशनशिप बेहतर है, तब आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर पाओगे। फिर ये सेकंड सर्कल, जिसमें आपके नियर एंड डियर वन है, जो आपकी केयर करते हैं, आपको उनकी केयर करनी है, उनके लिए आप हाईली इन्वॉल्व रहें। तीसरा सर्कल, जो आपके लिए फॉर्मेलिटी करते हैं, आप उनके लिए फॉर्मेलिटी करें। फोर्थ सर्कल, जो आपको पसंद नहीं है, उनके साथ रिलेशनशिप ना रखें, ताकि वो आपकी भी वाइब्रेशन ना उड़ाएं और आपको भी ऑरा डिस्टर्ब ना करें। यूर वाइब्स अट्रैक्ट यूर ट्राइब्स, अपनी ट्राइब पर भी ध्यान दें और अपनी वाइब्स पर भी ध्यान दें। मैं माइंड की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। सेम क्वेश्चन मेरा अजय शेष सर से भी है कि सर कौन सी चीजों से रिलेशन मजबूत करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें डेफिनेटली ब्रेकअप कर लेना चाहिए अपने लाइफ को बेहतरीन जीने के लिए। मैं हमेशा से अपने लगभग हर वाक्य में कहता हूं, जो मैंने अपने गुरु संतोष नायर सर से सीखा था, वो ये था कि आप दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती है जो आप विश्व स्तर का करते हैं। दुनिया आप उन 50 चीजों के लिए सलाम नहीं करती जो आप औसत स्तर का करते हैं। राइट? मेरा कहने का मतलब है, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपके रिश्ते हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इनफैक्ट प्रायोरिटीज ये शब्द ही अपने आप में गलत है। प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं क्या होता है? कुछ नहीं, प्राथमिकता यानी प्रथम। प्रथम क्या है? तो प्राथमिकताएं जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। प्राथमिकता तो एक ही होती है। पर चलिए प्रैक्टिकल इसमें,
मेरी प्रोफेशनल लाइफ है या मेरा जो लाइफ का प्रोफेशनल एस्पेक्ट है और पर्सनल एस्पेक्ट है, उसमें मैं कुछ चीजें ही ऐसी हैं जो वर्ल्ड क्लास लेवल की कर सकता हूं, और इसके लिए कुछ जो जरूरी चीजें और लोग हैं जिनके साथ मैं गहराई से रिश्ते स्थापित कर सकता हूं, जिसको 4 लेयर्स में करके बहुत बेहतरीन ढंग से डॉक्टर अनिल ने समझाया। तो नंबर 1, सबसे पहले तो मेरे को मेरी लाइफ की प्राथमिकता, मेरी लाइफ का मिशन पता होना चाहिए। एक बार जो मुझे मिशन पता है, तो फिर मुझे अपने आप पता चल जाता है कि अगर मुझे लाइफ में ये करना है, ये मुझे क्लैरिटी देता है कि मुझे क्या नहीं करना है। As it is important to know what you want to do in life, it is equally important to know what you don't want to do in life. जब आपको ये पता चल जाता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो हम मुझे ये भी पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या अचीव नहीं करना है, और मुझे फिर क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर ये अचीव नहीं करना है तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं इस व्यक्ति को ऐसा रिलेट करता हूं, वो मेरे लाइफ के पर्सपेक्टिव से मैच करता है या नहीं करता है। ये फलानी वस्तु, ये फलानी चीज, वो एडिक्टिव चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ये हो सकती है, वो मेरे लाइफ के प्रायोरिटी से मैच करना है। इशू ये होता है कि जब मेरी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं होती, मैं दूसरे किसी की प्रायोरिटी का हिस्सा बन जाता हूं, और फिर वहां पे शुरू होती है देखा देखी वाली बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कार खरीदी तो मैं विचलित हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है। अरे मेरा जो लाइफ का जो पर्पज है, उसके साथ में वो फलाना पर्टिकुलर मॉडल की कार, क्या वो कोई रिलेट करती है या नहीं करती है, मेरे प्रायोरिटी में वो फिट होती है कि नहीं होती है। yes. पर जब मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो दूसरे की हुई चीज मेरी प्रायोरिटी। दूसरी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में जब एक बड़ी चीज नहीं होती, तो छोटी छोटी चीजें ही बड़ी हो जाती। फिर छोटी सी बात पे आदमी झगड़ पड़ता है, छोटे से ईगो पे आदमी झगड़ पड़ता है। आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति, रतन टाटा जैसे व्यक्ति, वो ये व्यक्ति क्या छोटी छोटी बातों पे कभी चिढ़ेंगे, उलझेंगे, ये करेंगे? नेवर। वो अपनी लाइफ की एक प्रायोरिटी में इतने बिजी हैं कि उन्होंने तो विवाह तक नहीं किया, बिकॉज उससे उनका वो रिलेट नहीं करते थे। वो लाइफ की एक चीज में जो चीजें सपोर्ट कर, मैं नहीं कहता कि किसी भी युवा को विवाह नहीं करना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है जिंदगी में प्राथमिकता 2 या 3 ही हो सकती है। वो प्राथमिकताएं तय करें और अपना बचा हुआ जीवन उसके ऊपर में होम कर दें, उसके ऊपर में पूरा व्यतीत कर दे, उससे उसके रिलेशन में क्या करना है नहीं करना है ये डिसाइड करे। किस व्यक्ति से जुड़ना है नहीं जुड़ना है, किसी वस्तु से जुड़ना है नहीं जुड़ना है, किस संस्थान से जुड़ना है नहीं जुड़ना है, ये इसके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी, उसके बेसिस पर मुझे पता लग जाएगा वस्तु, व्यक्ति और संस्थान, किससे मुझे रिलेशन बनाना है, किससे नहीं बनाना है, और जिनसे नहीं बनाना है उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं लेनी है, उनसे एक फॉर्मल रिलेशन रहेगा, जैसा बड़े अच्छे से डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया। थैंक यू सर। सेम क्वेश्चन स्वामी जी आपसे भी है कि एज ए स्पिरिचुअल गाइड हमें कौन कौन सी चीजों से रिलेशन बना कर और कौन कौन सी चीजों से तुरंत ब्रेकअप कर लेना चाहिए लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए? मतलब रिलेशनशिप की बात करें तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग लोगों से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि पहला सेंटर तो मैंने अपने आप को बता दिया। अब लोगों से कैसे रिलेट करें, और योग में सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड, कॉन्शियसनेस की है, वो है योग सूत्र ऑफ पतंजलि। पतंजलि ऋषि ने अपने जो योग सूत्र में जो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया, वो अभी तक वेस्टर्न साइकोलॉजी में उतना डेप्थ, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसमें उन्होंने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये योग सूत्र में चैप्टर 1 में जो पहला अध्याय है, उसमें मेरे ख्याल से सूत्र नंबर 33 होना चाहिए। मैं ये सूत्र जो संस्कृत में वो एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको रिलेशन को कैसे बनाए रखना ताकि आपका मन विचलित ना हो। क्योंकि आपको जब दुनिया में रहना है तो सब प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है। अब अजय जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर एपीजे कलाम, तो उनका अपना लाइफ में एक प्रायोरिटी थी, फोकस थी, और उसी पे चलते रहे, साइड का कोई भी चीज में वो डाइवर्ट नहीं किया। तो लाइफ में अपने आप को कैसे फोकस रखना, कैसे माइंड को हैप्पी और अपना कहना चाहिए प्रसन्न चित्त बनाए रखना, तो ये जो सूत्र है इसमें चित्त प्रसादनम, कि अपने चित्त को यानी अपने मन को कैसे प्रफुल्लित बनाए रखना है, कैसे उसको
एक हैप्पीनेस वाले फ्लो में बनाए रखना ताकि वो किसी चीज से डिस्टर्ब ना हो। अब एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये जो सूत्र है ये योग सूत्र से लिया गया है। मैत्रेय, मैत्रेय आप लोग को समझ में आता है, फ्रेंडलीनेस, लोगों से मैत्री भाव रखना। करुणा, भगवान बुद्ध का मेन जो कहना चाहिए टीचिंग थी, उपदेश था, वो था करुणा भाव, अहिंसा और करुणा भाव। तो मैत्री और करुणा, करुणा का मतलब आप लोग समझते हैं कंपैशन। मुदिता, मुदिता मतलब खुशी का भाव। अपने अंदर जो खुशी का भाव आता है, जब आप किसी को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, तो आप मुदित भाव में आ जाते हैं कि हाँ बच्चा कितना इनोसेंटली खेल रहा है, मुदिता। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब किसी को इग्नोर कर देना, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। जब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, अगर आप उससे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो थोड़ी देर में उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर आपको झगड़े करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सही बताया डॉक्टर अजय जी ने कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य। अब सुख आप सब जानते हैं, सुख का मतलब जो सुख का भाव होता है, जिसे हम लोग को आनंद का अनुभव होता है, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, लाइफ में एक जॉय रहता है, वो हो गया सुख। दुख, दुख हो गया मिजरी, कोई परेशानी है, किसी प्रकार की पीड़ा है, किसी प्रकार को कोई सौरो है, ये हो गया दुख। पुण्य, पुण्य हम लोग सब जानते हैं कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं वो हो गया पुण्य का काम। चाहे नेचर के साथ तालमेल बनाए रखना, गरीब लोगों की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, पशु पक्षियों का भी ख्याल करना, ये हम लोग बोलते हैं कि ये पुण्य कर्म हुआ। और अपुण्य मतलब उसका ऑपोजिट, जो पुण्य को छोड़ करके जो भी कर्म हुए वो हो गए अपुण्य। तो ये इधर चार हम लोग ने रिलेशन बताए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, और इधर चार प्रकार के लोग बताए जो कि सुख या दुख या पुण्य या अपुण्य में है। और उसके बाद उन्होंने कहा विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम। तो ये हो गया पूरा सूत्र। अब उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं कि जो मैत्री का भाव है वो किनके प्रति होना चाहिए। अब इधर से पहला तो इधर से भी पहला लेते हैं, सुख में। जो व्यक्ति सुख में है उसके साथ मैत्री भाव बना के रखो, क्योंकि जो सुख में वो आपको वो सुख वाला एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। आप अपने को किसी रोल मॉडल से जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं कि आपको उसकी क्वालिटी मिले। तो वैसे अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तो जो सुखी व्यक्ति उसके साथ दोस्ती बनाइए, उसके साथ मित्रता का भाव बनाइए। अक्सर समाज में उल्टा होता है कि अगर सुखी है तो पक्का कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन अगर जीवन में व्यक्ति वास्तविक रूप में सुखी है तो उससे मैत्री भाव। फिर करुणा, दूसरा इधर से क्वालिटी लिए करुणा, उसको किससे जोड़े, दुख। जो व्यक्ति दुख में है उसके प्रति करुणा भाव रखिए। ऐसे नहीं कि देखो कितना दुख में है, उसने पक्का कुछ ऐसा कर्म किया होगा इसलिए दुख में है। ठीक है, उसने जो भी किया, अभी अगर वो व्यक्ति दुख में है तो उसके प्रति करुणा का भाव रखिए। ये नहीं कि देखो मैं कितना सुख में हो, देखो उसका लाइफ में उसका दुख मिलना ही था, नहीं, ये भाव नहीं। फिर तीसरा इधर से पॉइंट लेते हैं, मैत्री करुणा के बाद तीसरा आता है मुदिता। मुदिता मतलब खुशी का भाव रखना। किसके प्रति, जो पुण्य कर्म में है उनके प्रति अगर आप खुशी का भाव रखेंगे तो आपके जीवन में भी वो खुशी का भाव रहेगा और आपके जीवन में भी पुण्य कर्म के प्रति आपकी एक कहना चाहिए फ्लो और डायरेक्शन और फोकस बना रहेगा। और चौथा पॉइंट है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, अवॉइड करना। किसको, जो अपुण्य में है। और जब आप ये चारों पॉइंट को फॉलो करेंगे आपके लाइफ में रिलेशन आपके सब बढ़िया से मेंटेन रहेंगे और आपका खुद का चित्त जो है, आपका जो माइंड है वो प्रसन्नचित रहेगा। आपको अपने लाइफ में अपना फोकस रहेगा। कोई भी एनर्जी आपको आपके पाथ से गिरा नहीं सकती, डाइवर्ट नहीं कर सकती। तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये पॉइंट है हम लोग के रिलेशन का आधार। अगर कोई व्यक्ति कुछ अपुण्य यानी पाप कर्म कर रहा है तो उससे आप दूरी बना के रखिए, उसका साथ मत दीजिए। तो अपने से वो एक रिलेशन में जहां पे वो एनर्जी का फ्लो आपने बंद कर दिया तो आपको पाप कर्म अफेक्ट नहीं करेगा। भले आप ऐसी स्थिति में क्यों ना जहां आपके आसपास सब जो अपुण्य कर्म वाले हो।
तो रिलेशनशिप में केवल आध्यात्मिक व्यू पॉइंट से नहीं, लेकिन व्यवहारिक व्यू पॉइंट से भी देखें तो हमारा अपना जो प्रोजेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये 4 प्रोजेक्शन बता दिए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के हमारे फ्लो होने चाहिए। समाज में ऐसे व्यक्ति हमेशा मिलेंगे जो किसी न किसी एक कैटेगरी में फिट होते हैं। उनके साथ अगर आप ये थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, चिंतन के साथ रिलेशन बनाएंगे, तब आपको लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सर। अनिल सर, एज अ काउंसलर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिटल स्टेटस इन वुमन लाइफ इन अ 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीतू सिंह राजपूत जी। ओके, मैरिटल स्टेटस और उनके रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ पे, क्या इफेक्ट? डेफिनेटली। देखिए, वुमेन्स की अगर हम बात करें, अगर उनका रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो सबसे पहले जो डायमेंशन बिगड़ती है वो है मेंटल हेल्थ, मेंटल और इमोशनल हेल्थ। जब आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, तो डिजीज पैदा होती है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो मेडिकल साइंस की लेटेस्ट ब्रांच है, वो क्लियरली बताता है कि डिस्टर्ब इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करती हैं। अभी जो फिट इंडिया 2020 रिपोर्ट्स आई है, उसके अंदर क्लियर कट बताया गया है कि इंडिया में वुमेन्स की हेल्थ सबसे डिस्टर्ब है। वुमेन्स आर मोर अनहेल्दी देन मेन, क्योंकि वुमेन्स जो है उनके पास स्ट्रेस रिलीज करने का कोई मेथड नहीं है। एज ए मेल फिर भी हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। हम अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ जाते हैं, कई बार ड्रिंक्स भी कर लेते हैं, और भी कई मेथड्स, सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन जो फीमेल हैं, वुमेन्स, खासकर मैरिड वुमेन्स, वो अपने घर तक ही सीमित हो गई हैं। वो अपनी इमोशनल इश्यूज को बता भी नहीं पा रही हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हैं, डिस्ट्रेस भी नहीं हो पा रही हैं। और इसीलिए वुमेन्स में सबसे ज्यादा इशू देखने को जो मिल रहा है वो है थायराइड के इश्यूज। और थायराइड तब होता है, एनर्जी मेडिसिन बताता है, जब आप कोई इमोशंस चला रहे हैं, लेकिन वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ का जो थायराइड चक्र है, थ्रोट चक्र है, विशुद्धि, वो आपका एनलार्ज हो जाता है, और दैट लीड्स टू हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। सेम टू सेम, अगर आपने रिलेशनशिप में किसी ने आपके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ धोखा दे दिया, और आपने दिल में बिठा लिया उसे, और दिल में आपने उसके लिए प्रति गुस्सा पैदा कर लिया कि अब इसको छोड़ूंगा नहीं, बदला तो लेके रहूंगा, वहां पर फिर ग्रीफ पैदा होता है, और वो इमोशन हमारे हार्ट चक्र की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। और उसके बाद मेडिकल साइंस देखने में पता चलता है कि वहां पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, हाइपरटेंशन, जेलेसी लीवर को अफेक्ट करता है, और फियर किडनी को अफेक्ट करता है। एक एक इमोशन हमारे एक एक ऑर्गन में स्टोर होती है। कोई भी डिस्टर्ब्ड इमोशन का पहला पार्ट हमारे माइंड से ब्रेन में स्टोर होता है, जैसे मेमोरी बनती है। लेकिन हम एक होलोग्राफिक व्यू हैं, जो भी हमारे ब्रेन में स्टोर होता है उसकी एक कॉपी वो स्टोर होती है हमारे ऑर्गन्स में, और अलग अलग इमोशन अलग अलग ऑर्गन में स्टोर होती है। इसीलिए साइकोसोमैटिक डिजीज का जो लेटेस्ट एनालिसिस है वो बताता है कि एक इमोशन, पर्टिकुलर टाइप की इमोशन अगर आपके मन में 6 से 8 महीना से ज्यादा चल रही है, तो वो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम लेकर आएगी। इसीलिए मैं वुमेन्स के लिए कहता हूं कि उन्हें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। अगर रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो बैठ के बात करने की जरूरत है। अपना एक रिलेशनशिप ग्रुप बनाएं, अपने एक साथ फ्रेंड सर्कल बनाएं, वहां पर एक्सप्रेस करें, डिप्रेशन में ना जाएं। और अगर इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट करें। अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करें, अपने हस्बैंड के साथ करें, अपना एक फ्रेंड सर्कल रखें जो आपका एक इमोशनल बैकअप हो, अच्छे फ्रेंड्स जो आपकी इमोशनल बातों को समझ सकें। आज की डेट में मैक्सिमम क्या है, हम डरते हैं अपनी इमोशंस को बताने में, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला हमारी इमोशंस का फायदा उठाएगा। एक किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, अपने आंसू खुद पहुंच लेना साहब, अपने आंसू खुद पहुंच लेना साहब, दूसरे पहुंचेंगे तो हिसाब करेंगे या फायदा उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अपना एक इमोशनल ग्रुप बनाइए जिसके साथ आप शेयर करें। मैं और डॉक्टर अजय शेषर स्वामी जी कभी बैठते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, पर्सनल लाइफ की भी, प्रोफेशनल लाइफ की भी शेयर कर सकते हैं, खुल के शेयर करते हैं। और जब रिलीज होती है ना बातें, तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये भी आपने सुना होगा कि एक हार्ट सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के
ओटी के बाहर लिखा हुआ था, अगर दिल खोला होता कभी यारों के साथ, दिल खोला होता कभी यारों के साथ, तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। यस, ये बहुत सही बात है, खोलने की जरूरत है। तो फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। फॉरगिव हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए। अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे, यहां पे बिठा के रखेंगे, तो वो हार्ट चक्र को खराब करेगा, हार्ट की हेल्थ को खराब करेगा। तो माफी मांग लो, माफी अपने लिए मांगो। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर लिया। अपनी जिंदगी को आसान बनाना जरूरी है। प्लस साइड बाय साइड रिलेशन, मतलब जिसके साथ आप रिलेट करते हो, तो अपना एक ऐसा ग्रुप ढूंढिए जिसके साथ आप एक्चुअल में रिलेट करते हो, और उस ग्रुप की केयर कीजिए। वो आपका पर्सनल ग्रुप है, इमोशनल बैकअप है, उसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। वो आपका प्राइवेट ग्रुप है, वो आपकी बातों को कहीं मजाक में नहीं लेगा, कहीं शेयर नहीं करेगा, लेकिन वो आपको अच्छी एडवाइस भी देगा। वो आपको कई बार डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाल सकता है। समझिए इस बात को। सक्सेस पाने के चक्कर में कई बार हम सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो अपना एक पीयर ग्रुप होता है उसको पीछे छोड़ देते हैं। और ये बात अभी सुशांत सिंह राजपूत ने भी कही कि मैं एक पहाड़ की दौड़ पे चढ़ रहा था, मैंने पहाड़ की दौड़ पे तो चढ़ लिया, पहाड़ की ऊंची चोटी पे पहुंच गया, लेकिन देखा जो मेरे पीयर ग्रुप थे वो कहीं नीचे छूट गए थे, और शायद वो जो बोलना चाहता था, जो एक्सप्रेस करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। बहुत लोगों के साथ हो सकता है। इसीलिए जब सक्सेस मिल जाती है लेकिन शांति नहीं मिलती, पीस नहीं मिलती, अंदर में कुछ कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसी आती है। इन बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। रिश्तों का बीमारियों से क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ता है? सो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपने उस पार्ट को बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर किया। सेम अगर हम इन बातों का ध्यान दे लें सर, तो मैं अजय श्री सर से पूछना चाहूंगा, अगर हम इन बातों का ध्यान दे लें तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि कितने ऐसे रिलेशन होते हैं जो हमारे मैटेरियलिस्टिक सक्सेस को या वेल्थ में हम आगे बढ़ होते हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं, वो उनसे उनसे इमोशनल रिलेशन इतना गहरा हो जाता है कि वो हमें गलत एक्टिविटीज की तरफ टर्न कर देते हैं, फिर हमारे सक्सेस का रास्ता बंद हो जाता है। कितने बार मैंने कितने लोगों को सुनते देखा है कि सर मैं इसलिए काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे घर में मम्मी ने मुझे इस काम में डाल रखा है, मैं अपने परिवार के इन कामों में फंस गया हूँ। और ये जो रिश्ता है जो उनको अपने जीवन और जीविका का रिलेशन निभाना है, वो कुछ रिश्तों की वजह से कोलैप्स होके और कहीं ना कहीं इतनी भिड़ंत होती है कि कितने लोग का अपना पूरा करियर खत्म हो जाता है और उस मुकाम तक अपने लाइफ में नहीं पहुंच पाते, या जो कर्म करना चाहते हैं वो संपूर्ण खत्म नहीं कर पाते सर। तो एज अ ट्रेनर सर, आपने बहुत सारे लोगों को पूरे वर्ल्ड में ट्रेन किया, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे सिचुएशन से लोग कैसे निकले, रिलेशंस को मैनेज कैसे करें हर डायरेक्शन में? बातें जो ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है, आज की बातें जो हो रही है, अगेन वो जो इसके पहले मैंने और अनिल सर ने और स्वामी जी ने जो बातें कही, उसी को मैं अलग ढंग से ये करूंगा। मैं कभी कभी मजाक में अपनी वाइफ से बोलता हूं कि मैं मेरा खुद का सबसे बड़ा फैन हूं, सबसे पहले तो। नंबर 2, मैं जो है सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो अपने आप से करता हूं। तो वो बोलती है अच्छा तो मतलब मुझसे नहीं करते। तो ये हास परिहास की बात है, बट कहीं पर उसमें बहुत गहराई है। मैं मेरा सबसे बड़ा फैन हूं। नंबर 2, मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, इससे क्या चीजें होती है। नंबर 1, मुझे पता है लाइफ में मुझे क्या चाहिए, वो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी। इनफैक्ट मैं आज अगर यहां पर बैठा हूं, अनिल गुप्ता सर यहां पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं हम लोग? क्योंकि नंबर 1 अपने आप से रिलेशन बेहतरीन है, और नंबर 2 लाइफ में स्वामी जी का फोकस क्या है, ही इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। मेरा फोकस क्या है, इट इज क्रिस्टल, आई एम क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट, एंड डॉक्टर अनिल इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। हम तीनों के जो है वो अपने अपने फोकस बहुत क्लियर है। तो अगेन मैं फिर से बोलूंगा, अपने आप के अंदर में मैं कैसा हूं, और जब मेरा लक्ष्य क्लियर है और मैं खुद का सबसे बड़ा फैन हूं, ठीक है, तो मेरा जो अपने आप से रिलेशनशिप क्लियर है, तो दूसरों के साथ में रिलेशनशिप में क्या होता है मैं बता रहा हूं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से, आई एम इमोशनली अटैच्ड टू अदर पीपल, आई एम नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन। इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से किसी से अटैच रहना, भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ना अलग बात होती है, भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर होना अलग बात होती है। अगर
मैं अपने आप का सबसे बड़ा फैन हूं, और तो मैं दूसरों से, फिर वो मेरे 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 परिवार के दूसरे मेंबर्स ही क्यों ना हो। जब मैं सबसे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गया था, मेरे सभी दोस्तों ने और सबने मुझे डिस्करेज किया था। अगर मैं इमोशनली डिपेंडेंट होता अपनी माता जी पे, अब ऑफकोर्स माता जी हैं, वो उनके अपने कंसर्न्स थे। अगर मैं इमोशनली डिपेंडेंट होता, नहीं नहीं मम्मी मना कर रही है, छोड़ो, नहीं करो, नहीं नहीं साइकिल चला के कहा, नहीं नहीं पापा मना कर रही है, मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूं तो मैं करूंगा क्या, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं छोड़ो, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही, भाई लोग मना कर रहे, दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, राइट। तो अगेन बिकॉज मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और मैं मेरा सबसे बड़ा फैन हूं, और मैं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूं, अटैच जरूर हूं। मैं समझता हूं मेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उनको मुझसे प्रेम है। मुझे पता है मेरे पिताजी को, मेरे जो है पिताजी को, दोस्तों को, अन्य सीनियर रिश्तेदारों को मेरी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं इमोशनली अटैच्ड हूं, वो समझ है, वो एम्पैथी है। परंतु मेरी प्रायोरिटी चूंकि क्लियर है, तो मैंने अपनी जिद, और देखिए इसीलिए जो लोग रिबेल होते हैं, जो लोग अपनी राह पे चलते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ दूसरा पाते हैं। जो सुनते रह जाते हैं वो दूसरा। देखिए रिलेशन समय के साथ बदलते हैं, लोग समय के साथ बदलते हैं, ठीक है। मैं कैसे किसी से रिलेट कर रहा हूं वो सेम है, बट वो मुझसे कैसे रिलेट कर सकता है वो चेंज हो सकता है, जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर उस चीज को लेके मैं दुखी हो गया तो मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा। सो अगेन, सबसे पहले इनर सर्कल में मैं, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए वो, और उस हिसाब से मैं दूसरों से कैसे रिलेट करूं, कितने कुछ उन इतने लोगों से अपना रिलेशनशिप बनाऊं कि जो मेरे लाइफ के मिशन में, और जो लाइफ की मेरी कॉलिंग है, जिसके लिए ऊपर वाले ने मुझे यहां पर भेजा। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सलाह देगा एक डॉक्टर को कि वो ट्रेनिंग और इस लाइन में है जिस लाइन में मैं यहां पर बैठा हूं। आई एम एमडी, डॉक्टर अनिल इज एमएस, और हम अभी क्या कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज हमको पता है हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, और हम उसके लिए जो है दूसरों के साथ में हम समझेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मेरी प्रायोरिटीज को मैं सबसे पहले रखूंगा। उसको देखते हुए मैं दूसरों से रिलेशंस खराब नहीं करूंगा, बट एट द सेम टाइम इमोशनली निर्भर भी नहीं रहूंगा। सो ये मेरा कहना है। कम लोगों से ही आपके रिश्ते हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, मित्र जिंदगी में 3 या 4 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा मित्र नहीं हो सकते। एक्वेंटेंसेस बहुत सारे आपके हो सकते हैं। तो इसमें ये करना कि किसके साथ में मैं क्या रिलेशन बनाऊं कि जो मुझे मेरी लाइफ की प्रायोरिटी अचीव करने में मदद करे, वो जरूरी है। क्योंकि अगर मैं सबकी सुनता रहा तो अंततः जिसकी सुन रहा हूं वो ही एक दिन मेरी इज्जत नहीं करेंगे। कभी गिनीज रिकॉर्ड नहीं बनता, कभी डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ वो इतना बड़ा ये नहीं बनता, कभी साइकिल यात्रा नहीं होती, कभी मेरी किताब नहीं होती, कभी यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया का अवार्ड नहीं मिलता, और कभी मैं इस यहां पर बैठ करके इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। सो रिलेशनशिप विद सेल्फ, उसके बाद में रिलेशनशिप विद अदर्स, अदर वेरी फ्यू पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू सर। टेक अवे पॉइंट है दर्शकों के लिए कि किससे रिलेशन हमें बनाना है, जो हमारे पहले तो सेल्फ से, एंड कुछ 2-4 लोग ऐसे जो आपको आपके ग्रोथ में मोटिवेट करे, उसमें हेल्प करे, ना कि आपका टांग पकड़ के पीछे खींच रहे हैं आपको लाइफ में, और लाइफ की जो आपकी रेलगाड़ी उसमें ब्रेक लगा रहे हैं। सेम मेरा अब ये जो हमारा समत्वम है, लाइफ कैंपस है, इसका बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंस निकल के आएगा। मेरा क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्वामी जी से है कि सर, कितने लोग ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसा रिश्ता बना लेते हैं अपने कि स्पिरिचुअल लाइफ से फुल कनेक्शन उनका ऑफ हो जाता है, एंड उसका बैलेंस भी उनके लाइफ से पूरा चला जाता है। परमात्मा के साथ को, अपने रिश्ते को जानते नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं जब परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जान लेते हैं तो फिर वो समाज छोड़ देते हैं, एंड इन दोनों ही चीजों से जो उनके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट होता है सर, वो कहीं ना कहीं, तो इन दोनों रिलेशंस को बैलेंस वो कैसे करें, इसके लिए और डिस्टर्ब ना करें, इतने ज्यादा भी प्रैक्टिकल ना हो जाए कि हमारा जो सत्य है हम उसको भूल जाएं, और जब तक इस शरीर के अंदर है तो हम अपनी चीजों को निभा भी सके, इस रिश्ते को भी निभा सके। तो इसके बारे में चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरूर कुछ बताएं सर, इस रिश्ते के बारे में और इसके बैलेंस के बारे में सर। जरूर। अगर हम लोग योग का जो क्लासिकल कंसेप्ट अगर ढूंढे, तो सबसे पहले हम लोग को उपनिषदों में बहुत क्लियरली योग के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है।
और उसमें एक उपनिषद है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है, एटलीस्ट इंडियन लोग को पढ़ना चाहिए। वह है कठोपनिषद, जहां पे नचिकेता जो एक यंग बच्चा टाइप का है और यमराज के साथ ये दोनों के बीच में एक संवाद हो रहा है। तो नचिकेता का यमराज के साथ यानी मृत्यु के देवता के साथ संवाद है। तो नचिकेता उनसे पूछते हैं कि जब मृत्यु होती है तो उसके बाद कुछ बचता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या कोई चीज है जो मृत्यु के बाद भी बची रहती है? तो यमराज पहले उसको डायरेक्ट आंसर नहीं देते, उसको प्रलोभन देते हैं कि बेटा तुम तो यंग हो, मैं तुमको कोई अच्छी सी लड़की दे देता हूँ, उससे शादी करो, फैमिली करो, अपना लाइफ आगे बढ़ाओ। लेकिन वो बच्चा फिर पूछता है, बच्चा यानी 12-15 साल का पक्का रहा होगा, जो उपनिषदों से हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है। तो उसने कहा कि देखिए वो सब मैं उसका भोग तो कर लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मृत्यु तो होगी उसके बाद भी। तो फिर मेरे मन में वो प्रश्न आएगा, तो आप सामने मेरे खड़े तो आप ही जवाब दे दीजिए। तो बोले कि नहीं, मैं तुमको अच्छा सोने का महल दे देता हूँ, हजारों हाथी घोड़े, और तुमको गाय दे देता हूँ, तुम उसको संभालो, अच्छी लाइफ जियो। लेकिन नचिकेता जो है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है कि नहीं, मृत्यु के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता, मृत्यु के समय क्या होता है। तो यमराज उस पॉइंट पे भी उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। बोलते कि देखो मृत्यु के बारे में तो देवता लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए तुम ये क्वेश्चन न छोड़ करके कुछ और पूछो। लेकिन अब यमराज जी एक बंधन में फंसे हुए थे कि उनको 3 वरदान उन्होंने कहा था नचिकेता को, तो आप मेरे द्वार पे 3 दिन 3 रात रुके रहे और मैं अपने काम से बाहर गया था, मैं वापस आया तो मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। तो ये तीसरा वरदान यही था। पहले 2 वरदान में तो उन्होंने अपने फादर को माफ करवा दिया और दूसरे में भी नॉलेज ले ली, ये पंचाग्नि विद्या क्या है वो 2 ले लिया। लेकिन तीसरा जो मेन क्वेश्चन है और जो पूरा उपनिषदों का मेन पॉइंट वो है मृत्यु के समय क्या होता है। अब आपको जब लगे कि यमराज ने कह दिया कि तुम अपने पॉइंट पे अड़े हुए हो, तुम्हारा फोकस एकदम क्लियर है, तो मुझे उसका आंसर अब देना पड़ेगा। तो नेचुरली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यमराज जी बता देंगे कि मृत्यु के समय आत्मा जो है वो अमर है, वो नहीं मरती। लेकिन नहीं, जब आप उपनिषद को देखते हैं तो यमराज जी क्या आंसर दिए? वो आंसर दिए लाइफ से कि जीवन में 2 मार्ग होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस जो होता है वो श्रेष्ठता की ओर, मतलब लाइफ में इवोल्यूशन की ओर हमको ले जाता है। और उसके 2 गुण उन्होंने बता दिए, बोले धर्म और मोक्ष, ये हमको जीवन में श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ में बोल दिए कि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एक दूसरा मार्ग भी होता है जिसको बोलते हैं प्रेयस। प्रेयस मतलब जो हमको प्रिय लगता है, क्योंकि हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को वो अनुभव अच्छे लगते हैं, यानी प्लेजेंट प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस, जिससे हमको अनुभूति होती कि हाँ ये अच्छा है। रिलेशन में देख लीजिए, कोई आपका झूठ मूठ का तारीफ करे तो वो आदमी आपको अच्छा लगता है, वो प्रेयस हो गया। लेकिन अगर आपको कोई टोक दे, आपको अपने मार्ग पे सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए कोई टोक दे, तो उससे वो थोड़ी घृणा हो जाती कि ये आदमी, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन ये श्रेयस और प्रेयस, अब प्रेयस में क्या आते हैं? तो प्रेयस में उन्होंने बताया कि प्रेयस में भी 2 गुण हैं, एक है अर्थ का और एक काम का। ये हमको प्रिय है, वेल्थ प्रिय है, रिलेशन बनाना प्रिय है, अपनी काम वासना की पूर्ति करना वो हमको प्रिय है। तो बोले कि अब ये प्रिय और दूसरा जो है श्रेष्ठ, ये दोनों के बीच हम लोग को बैलेंस बनाना जरूरी है। और जब इसके बीच में बैलेंस हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी को मोक्ष की या किसी को उस ज्ञान की आवश्यकता है कि मृत्यु के समय क्या होता है, इसका मतलब उसको मृत्यु के परे जाना होगा, तब उसको श्रेयस के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। तब बोलते हैं उसके लिए वैराग्य जरूरी है, दुनियादारी से वैराग्य कर करके अपनी साधना करो। लेकिन बाकी लोग के लिए उन्होंने कहा कि अपने जीवन में श्रेयस और प्रेयस को बैलेंस करके चलो,
ये अगर साइकिल के दोनों पहिए के रूप में देखें तो दोनों पहिए जरूरी है, तब आप अपने मार्ग में अपने स्पीड से चलते रहोगे। लेकिन अगर कहीं पे एक आध चक्का पंक्चर हुआ तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जो रिलेशनशिप की बात है, इसमें आध्यात्मिक जो फाउंडेशन है वो भी उतना जरूरी है जितना हमारा सोशल इंटरेक्शन और हमारा खुद का वेल्थ क्रिएशन वाला आइडिया और प्लान, उसको हम लोग बोलते हैं पुरुषार्थ। इसमें भी उतना ही पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हमको अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रिय है, प्रिय है, तो उसी में उलझ जाते हैं और आध्यात्मिक फाउंडेशन कहीं बनता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी कोई परेशानी तो लाइफ में डगमगा जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग आध्यात्मिक अपना जो भी फाउंडेशन है उसको बना के रखें, उसका सबसे अच्छा मार्ग है योग मार्ग। योग कोई रिलीजन नहीं है, वो साइंस है। दैट इज द साइंस ऑफ द सोल, दैट इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब योग मार्ग से हम लोग जुड़े रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान का पूजा पाठ करो या सब दुनियादारी छोड़ करके कहीं आश्रम में रहने चले जाओ, नहीं, वो सबके लिए जरूरी नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन अगर आप डेली योग करोगे तो आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन धीरे धीरे बनता जाएगा। चाहे आप उसको कॉन्शियसली फील करो या ना करो, लेकिन अगर डेली आप योग करते हो, एक फाउंडेशन बनता चले जाता है। आपके थॉट पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं, आपका माइंड जो है ओपन होकर के सब चीज को इंटीग्रेट करना सीखता है। तब आप अपना वेल्थ और आपके अपने जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति में आपको ज्यादा आनंद मिलता है। ये तो जितना भोग में फंसते उतना रोग में फंसते जाते हैं, और लोग तब रियलाइज करता है जब रोग में ऐसे फंस गए कि जितना वेल्थ क्रिएट किया था, पैसा किया था, वो सब अब केवल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए जा रहा है। तो भोग बीच में है, उसका एक्सट्रीम यूज होने से रोग में जाता है। लेकिन अगर भोग में बैलेंस बना रहे तो व्यक्ति योगी होता है। भोग में अगर फंस गया तो रोगी होता है। अगर भोग में बैलेंस बना रहे और आध्यात्मिक फाउंडेशन है तो वही व्यक्ति योगी होता है। तो ऐसे लोगों की हमको जरूरत है, और उसके लिए ये मार्ग मैं लोगों को बताते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ। मेरे जीवन में भी यही है कि योग का मार्ग है मेरा, लेकिन मेरे को भी दुनिया में अपने योग का प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए मेरे को भी वेल्थ की जरूरत है, मेरे को भी पैसे की जरूरत है, सोशल इंटरेक्शन की जरूरत है, लोगों के यहाँ जा करके रुक करके योगा प्रोग्राम करना, ये सब। ये दोनों को बैलेंस करके चलने से लाइफ अच्छी चलेगी। जिस दिन वैराग्य आ गया तो चले जाइएगा हिमालय, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका मन सुलझा हुआ नहीं है, आपको हिमालय में जाकर के शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका मन सुलझा है तो सब्जी मार्केट, मछली मार्केट में भी आपका मन शांत ही अनुभव करेगा। इसलिए अपने मन को कैसे गाइड करना, उसको कैसे हैंडल करना, वो विद्या है योग। और उसका सबसे अच्छा जो अपने पास एग्जाम्पल वो है गीता। भगवत गीता में पूरा तो माइंड मैनेजमेंट में ही समझाया। दूसरा है योग सूत्र, पतंजलि जी ने माइंड को कैसे मैनेज करना, कैसे उसको हैप्पी रखना, फोकस्ड रखना, वही बताया। तो योग मार्ग को साथ में लेके चलिए। ये मैं नहीं कहता कि कोई भगवान को मानिए, घंटी, ये सब कुछ नहीं। योग करते रहिए, आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन उसी से स्ट्रांग होगा। मैं रिलीजियस फाउंडेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। स्पिरिचुअल मतलब अपने प्रति सजग होना, और अपने अंदर जो आत्मा है, परमात्मा तो भूल जाओ, आत्मा को भी तो हम लोग तो नहीं जानते ना। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मा को जानने के लिए शरीर मन को बैलेंस करोगे, तब उसके पीछे जो सत्ता है, जो रियलिटी है, वो उसकी झलक मिलने लगती। वो जो ग्लिम्सेस आता है वो हमारे लाइफ के डायरेक्शन को चेंज करेगा। तब आपका श्रेयस और प्रेयस अच्छे से बैलेंस होकर के आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर मेरे कुछ फॉलोअर्स के एक दो प्रश्न आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। सबसे पहले तो खुशी की बात है कि विदेशों में भी लोग इसको देख रहे हैं, और सिंगापुर से मेरे पास एक मैसेज आया है। सिंगापुर से सारंग महाजन कहते हैं कि डॉक्टर अजय, वी आर वाचिंग यू फ्रॉम सिंगापुर, दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव एंड योर टीम वर्क इज अमेजिंग। हम सब के लिए ये कहा है उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लिए खुशी की बात है। और ये सब मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ सारंग महाजन जी। इन्होंने दो छोटे प्रश्न पूछे हैं। एक मेरे ख्याल से डॉक्टर अनिल के लिए अप्रोप्रिएट है, और एक सवाल स्वामी जी के लिए अप्रोप्रिएट है।
डॉक्टर अनिल सारंग महाजन जी को पूछना है, हाउ टू डील विद पर्सन, जो आपने जो कही थी उससे रिलेटेड ही बात है कि हाउ टू डील विद पर्सन हुज वाइब्रेशंस आर नॉट गुड बट स्टिल वी हैव टू वर्क विद देम फॉर आवर ऑक्यूपेशनल रीजंस। ये आपके लिए है। और स्वामी जी आपके लिए उन्होंने पूछा, आपने जो बातें कही उससे रिलेटेड उनके मन में सवाल उठा, सारंग महाजन, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग जजमेंटल एंड बीइंग एन ऑब्जर्वर। मैं अगर ऑब्जर्वर हूं और जजमेंटल ना हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मैं पहले डॉक्टर अनिल से कहूंगा और उसके बाद में स्वामी जी से कि अपने अपने प्रश्नों के जवाब दें। फिर प्रणीता जी का एक सवाल है जिसमें अगर समय मिला तो मैं उसके जवाब उनको दूंगा। डॉक्टर, तो जैसा इन्होंने पूछा कि हाउ टू डील विद द पर्सन हुज वाइब्रेशन आर नॉट गुड, तो पहले हमें ये समझना है कि क्या उसके साथ डील करने की जरूरत है। हाँ, डेफिनेटली अगर हमारे कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उनसे कुछ जरूरत है जो हमें उनके साथ डील करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, उसे आउटर सर्कल में रखें, अपने इनर सर्कल में ना आने दें। सबसे आउटर सर्कल जहां पर हमें लोगों के साथ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करने हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मतलब किसी न किसी नीड को पूरा करने के लिए, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और वहां पर प्योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें। उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके ऑरा में ना आए। पहले माइंड के द्वारा उसके साथ इस माइंडसेट के साथ मिले कि उसके अपने बिलीफ हैं, उसकी अपनी थॉट्स हैं, उसकी अपनी फिलॉसफी है, उसका मेरी फिलॉसफी पे, मेरे बिलीफ पे कोई असर नहीं होगा। दूसरा, जब उसके ऑरा में जा रहे हैं तब आप अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके जाएं। जैसा कि मैं पीएनपी में बताता हूं, जो एनर्जी मेडिसिन की साइंस है, जब आप दो लोग आपस में मिलते हैं तो ऑरा में एनर्जी एक्सचेंज होता है। यानी जो हाई वाइब्रेशन पे होते हैं और जो लो वाइब्रेशन पे होते हैं, एनर्जी ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाइब्रेशन, हाई लेवल टू लो लेवल। तो डेफिनेटली अगर आप लो लेवल से मिल रहे हैं तो आप डेसिपेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी कोई सक करके ले गया है। तो ऐसे में आपको उनके मिलने के बाद अपने आप को चार्ज करना जरूरी है। वापस से कुछ देर बैठ के ध्यान करें और वायलेट कलर की एनर्जी के साथ अपने ऑरा को फिर से चार्ज करें, अपने चक्रास को फिर से चार्ज करें। क्योंकि आप कई बार देखे होंगे, डॉक्टर अजय शेष आप भी समझते हैं, जब आपके पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, लाइक आज सुबह से आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया, योग किया, अच्छा ब्रेकफास्ट किया और आप ऑफिस में गए, उसके बाद 10-15 लोग बहुत नेगेटिव पेशेंट्स या बहुत ही नेगेटिव साइकोलॉजी के पेशेंट्स आपके पास आ गए, तो आपको लगेगा कि यस, आज पूरा एकदम बेकार बेकार लग रहा है, डाउन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत ही नेगेटिव था, लो वाइब्रेशन पे थे और आप हाई पे थे और आपकी एनर्जी वहां ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे में आपको उसके बाद उनसे डील करने के बाद कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ये ऑरा, जब मैं स्वामी जी से बात करता हूं तो स्वामी जी बताते हैं ये ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। मैंने इसको मेडिकल साइंस से भी समझा, एनर्जी मेडिसिन, बायोफील्ड। अकॉर्डिंग टू योग फिलॉसफी वी आर 5 layers, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स वी आर 5 layers ऑफ एनर्जी वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। द फर्स्ट लेयर कॉल्ड एज फिजिकल लेयर, that is vibration of lowest frequency highest wavelength, that's why visible to our naked eyes। लेकिन जो रेस्ट 4 लेयर हैं, सेकंड लेयर है जो एनर्जी बॉडी होती है जिसमें चक्र होते हैं और नाड़ियां होती हैं। थर्ड लेयर है माइंड, मेंटल, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। फोर्थ लेयर है आपकी इंटेलेक्ट और फिफ्थ लेयर है आपकी सोल। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बताता है कि ये पांचों लेयर आपके बायोफील्ड्स होती हैं और बायोफील्ड्स के द्वारा भी हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम बोलने से, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे ही एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। तो डेफिनेटली उन ऐसे लोगों से मिलना जरूरी है, लेकिन मिलने के बाद उन्हें, पहली बात, उन्हें हाशिए पे रखें, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में ना आने दें। क्योंकि अगर ये पर्सनल लाइफ में आ गए और आपके माइंड और बिलीफ को हैक कर लिया इन्होंने, तो आपके बिलीफ भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि थर्ड लेयर में एंटर कर गए हैं ये। और अगर ये सेकंड लेयर में एंटर कर गए, जो करेंगे ही करेंगे चक्र और ऑरा के बायोफील्ड में, तो उसके बाद आपको अपनी ऑरा को क्लीन करना है, वाइपिस मेडिटेट करके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी से बचे रह सकते हैं। एनर्जी मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट और बताता है कि डॉक्टर्स को तो अपने क्लिनिक को, अपने ओपीडी चैम्बर को बीच बीच में क्लीन करना चाहिए। वहां कुछ अच्छी म्यूजिक, वाइब्रेशन, एनर्जी लगा के रखनी चाहिए, कुछ अच्छे अरोमाज रखने चाहिए, प्लस मेडिटेशन खुद करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लोगों से मिलते हैं। जो डिजीज पर्सन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस पर है, लो एनर्जी स्टेटस में है। तो अपने डॉक्टर्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए डॉक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। उनका ओपीडी और उनके ओटी में
सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम एनर्जी बीइंग भी हैं और एनर्जी एक्सचेंज भी करते हैं। माइंड और एनर्जी दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसी से एब्सोल्युटली इसी से रिलेटेड प्रणीता जी ने एक सवाल पूछा, उसका मैं जवाब दे देता हूं क्योंकि आपने जो कहा उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, और फिर स्वामी जी तो जवाब देंगे। प्रणीता जी का कहना है कि आपने कहा मैं अपना खुद का सबसे बड़ा फैन हूं, ऐसी अवस्था में मैं सेल्फिशनेस की तरफ तो नहीं जा रहा हूं, ये मैं कैसे सोच सकता हूं? नाउ इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरा यही कहना है, मैं अपना सबसे बड़ा फैन हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे को सेल्फ प्रिजर्व मैं करूंगा, दूसरों की एनर्जी से मैं अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दूंगा, और अगर अफेक्ट हो गया तो भी अपने आप को क्लींस करके वापस उस अवस्था में लाऊंगा, क्योंकि मैं सोर्स ऑफ एनर्जी हूं बहुत सारे लोगों के लिए। जब एयरलाइंस में कहते हैं कि पहले अपना मास्क लगाओ और फिर दूसरे का, तो क्या वो सेल्फिश करने के सेल्फिशनेस है? नहीं, मैं खुद को प्रिजर्व करूंगा तब कईयों की मदद कर सकूंगा, राइट? अगर मैं खुद को प्रिजर्व नहीं किया तब मैं दूसरों पे, अगर मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूं तो मेरी एनर्जी सक करने दूंगा लोगों को। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं मेरा सबसे बड़ा फैन हूं, इसका मतलब मैं अपने आप को प्रिजर्व करूंगा दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से, और अपने आप को एलिवेट करूंगा दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी से। और जब मैं ऐसा रहूंगा, वो मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं सेल्फ प्रिजर्व कर रहा हूं क्योंकि मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। अगर मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं तो मुझे खुद को प्रिजर्व करना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए मुझे अपने आप का सबसे बड़ा फैन बनना अत्यंत आवश्यक है। दिस इज एक्चुअली सेल्फ प्रिजर्वेशन मेक्स मी मोर सेल्फलेस एज कंपेयर टू मेकिंग मी सेल्फिश। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। सेल्फिशनेस क्या होगा? अगर मैं अपने बेहतरी के लिए किसी का नुकसान कर दूं, वो सेल्फिश होगा। मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं, मेरे दिमाग में भी नहीं आता, पर मैं अपने आप को प्रिजर्व करूंगा, और उसके लिए अगर मैं अपना खुद का सबसे बड़ा फैन हूं तो मैं अपने आप को प्रिजर्व करके रखूंगा ताकि मैं कईयों का भला कर सकूं। ये प्रणीता जी के सवाल का जवाब है। यस स्वामी जी, प्लीज। ऑब्जर्वेशनल और ऑब्जर्वर होते होते मैं जजमेंटल बनने से कैसे बचाऊं अपने आप को? सारंग महाजन जी का सवाल था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारंग जी का, और इसमें मैं क्लासिकल फिलॉसफी में लेके चलता हूं आपको। जो हम लोग का इंटरेक्शन रहता है वो 3 लेवल पे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग जो ऋषि परंपरा को मानते हैं, ऋषि को हम लोग बोलते हैं दृष्टा। दृष्टा मतलब विटनेस, वो देखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जैसे विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के दृष्टा है। अब मंत्र तो एक वाइब्रेशन है, तो हमको कहना चाहिए कि वो उन्होंने सुना, लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने देखा। तो ये सुनने और देखने में फर्क क्यों हो गया? क्योंकि ये जो मंत्र है ये केवल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, उसके पीछे उसका एक फॉर्म होता है, वो ल्यूमिनस फॉर्म, दिव्य स्वरूप जो होता है वो देखते हैं। तो एक हो गया दृष्टा। दूसरा होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो इन्वॉल्व हो रहा है। और तीसरा होता है भोक्ता, कि उसने इन्वॉल्व होकर के कुछ कर दिया तो उसका रिएक्शन आएगा, वो हो गया भोक्ता। तो दृष्टा, कर्ता और भोक्ता, ये 3 इंटरेक्शंस हमारे होते हैं, जिसमें जो दृष्टा है वो नॉन इन्वॉल्वमेंट है, पैसिव, लुकिंग एट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। आप कहीं पे कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप केवल पैसिव होकर के। जो ऑब्जर्वर लेवल की बात है वो दृष्टा और कर्ता के बीच का एक पॉइंट है। मैंने ऑब्जर्व किया मैं क्या करूंगा, और उसने कर दिया, तो उस समय माइंड में जो भी थॉट पैटर्न रहेंगे, तो वो माइंड का नेचर है, अपना जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसका नेचर है जज करना। लेकिन अगर वो जज अगर आपने बड़ा स्ट्रांगली कर लिया तो फिर उसका आपको भोक्ता वाला परिणाम अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्लासिकल सोर्स से बताया। अब उसको दूसरे तरीके से बताता हूं कि जो जजमेंटल माइंड है वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर, क्योंकि बुद्धि का वो नेचर ही है, हम लोग कहते हैं कि मन के अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अंतःकरण बोलते हैं, या मन चतुष्टय। जैसे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है और वो काम करता है, वैसे मन के अंदर भी ऑर्गन्स हैं, ये बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ये 4 ऑर्गन है। मनस, मनस का काम क्या है कि जो सेंसेस है, सेंसरी ऑर्गन्स, उससे इंफॉर्मेशन ला करके माइंड को देना। कभी कभी ये मनस जो है डायरेक्टली अपना इंस्टिंक्टिव रिएक्शन दे देता है,
जैसे आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी तेजी से आ रही जो आपने उस समय नोटिस नहीं की, लेकिन एकदम पास आ गई तब आपने नोटिस की, तब आपके बुद्धि के पास उतना टाइम नहीं कि जज करे कि क्या करना चाहिए। तो उस समय आपका मनस जो है वो आपका रेप्टिलियन माइंड इंस्टिंक्ट के द्वारा वो जंप करेगा, चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, परिणाम जो भी हो, लेकिन वो जंप करेगा अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये मनस हो गया प्राइमरी माइंड। उसके बाद आती है बुद्धि। बुद्धि का काम होता है असर्टेन करना, मतलब उस चीज को समझना और फिर उसके ऊपर निर्णय देना। ये निर्णय ही है जजमेंट। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अहंकार। अहंकार मतलब वो सेंटर पॉइंट जिसके आसपास ये पूरा एक्सपीरियंस हम लोग मान के चल रहे हैं। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, मेरी बुद्धि कहती है ऐसा करना चाहिए। और चौथा जो है उसको बोलते हैं चित्त। मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त है मेमोरी फील्ड, पर्सनल इंडिविजुअल मेमोरी फील्ड। आपकी मेमोरीज अलग है, मेरी मेमोरीज अलग है, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेमोरी फील्ड अलग होती है सबकी। अब ये चार इंस्ट्रूमेंट मिलकर के काम कर रहे हैं। आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया तो आपका जो ये इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें बुद्धि काम करेगी। और बुद्धि का काम है कि चीज को समझ करके उस पर निर्णय देना, उसको जज करना। अब ये बुद्धि का काम जो जजमेंट है वो नेगेटिव तब होती है जब चाहे आप दूसरे का नुकसान करने जा रहे हैं या खुद का नुकसान करने जा रहे हैं, वो जजमेंट गलत होता है। नहीं तो अगर जजमेंट को हम लोग एज अ वर्ड गलत मान के चले तो जितने जज है उनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा कि ये सब जजमेंटल है जज लोग। नहीं, वो सही गलत का निर्णय करके उससे एक अपना निर्णय हम लोग को दे रहे हैं जो समाज ने रूल बनाया उसके हिसाब से। लेकिन अगर कोई जज गलत निर्णय दे तब हम लोग उंगली उठाते कि ये जज ने गलत निर्णय दिया। इसलिए जजमेंटल होना गलत नहीं है, लेकिन जजमेंटल होकर के आप अपना या किसी और का नुकसान करने जा रहे हैं, वो जजमेंट गलत है। अपना नुकसान हम लोग क्या करते हैं कि किसी रिलेशन में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो आपकी खूब तारीफ करते हैं, झूठ मूठ का आपको बटरिंग करते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं जनरली लोगों को। अब वहां पे भी माइंड ने, इंटेलेक्ट ने जज किया, ये जो बोल रहा है मेरी तारीफ कर रहा है, उसने जज किया, लेकिन एंड रिजल्ट गलत आ सकता है। इसलिए वहां पे संभल करके चलना चाहिए। कबीर जी ने भी कहा था, कबीर जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए। जो आपकी निंदा करते हो उसको अपने पास रखो, क्योंकि वो बिना साबुन के, बिना किसी उसके आपके मन को साफ करते रहते हैं। इसलिए जजमेंटल होना गलत नहीं है, लेकिन जजमेंटल होकर के अपना या दूसरे का नुकसान करना ये गलत है। अब दूसरा पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशनल लेवल पे, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन से आप अगर इस तरफ आ गए कि आप केवल विटनेसिंग कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, जो थॉट पैटर्न चल रहा है चलने दे रहे हैं, आप उस मूवी को देख रहे हैं, आप उसमें एंगेज नहीं हो रहे हैं, तो वो थॉट पैटर्न अपने से खत्म हो जाएंगे क्योंकि आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तब आपका जो रिलेशन रहेगा, चाहे आपके बॉस के साथ या किसी के साथ, वो न्यूट्रल बना रहेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन करके आप इस पॉइंट पे आगे जहां पे कर्ता के रूप में, कि अब मेरे को ये करना चाहिए, मेरे बॉस ने ऐसे कहा तो मेरे को ऐसा उसका जवाब देना चाहिए, तब वो कर्तापन का भाव जहां आएगा वहां जजमेंटल नेसेसरी है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के इस पार चले आए तो आप विटनेस, दृष्टा बन जाएंगे, और दृष्टा बन करके आप अपने आप को नेक्स्ट हायर लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन जहां वो ऑब्जर्वेशन में आपको लगा कि ये गलत कर रहा है, मेरे को कुछ करना चाहिए, तो फिर वहां कर्तापन का भाव आने से फिर वो जजमेंटल होना नेचुरल, स्वाभाविक है, और वहां पे फंसने का चांसेस ज्यादा है। तो उस समय थोड़ा सा अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको विटनेसिंग कॉन्शियसनेस जो है वो आपका ज्यादा एक्टिव रहेगा, और आपको जजमेंटल हुए बिना ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो ऑलमोस्ट अपने लास्ट में आ चुका है। तो एक सब जगह से एक पॉइंट जो निकल के आया यहाँ पे सर, वो है रिलेशनशिप विद सेल्फ। आप तीनों लोगों की बातों में, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में, अगर मैं देखूं किसी भी रिलेशंस के अंदर देखूं, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो और सबसे बड़ा सॉल्यूशन निकल के आया रिलेशनशिप विद सेल्फ। तो एक शॉर्ट आंसर मैं चाहूंगा इस पे सर, इस और आके फंस के ये टॉपिक निकल गया सर हर जगह। मैं चाहूंगा कि एक बार रिलेशनशिप विद सेल्फ पे एक शॉर्ट मैसेज आप तीनों की तरफ से अपने अपने तरीके से हो जाए सर।
राइट। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, खुद को खुश रखें। अगर आप खुद खुश हैं तब आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। खुद को खुश रखने के लिए अपना एक अंदाज बनाएं और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करें, और अपनी एक ट्राइब खुद की बनाएं, अपनी एक वाइब्स बनाएं, अपनी वाइब्रेशन हाई रखें और अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली ही अपनी एक ट्राइब बनाएं। सबसे बड़ी बात, जैसे स्वामी जी ने कहा, रोगी और भोगी, रोगी भोगी, इन दोनों के बीच में निरोगी आता है। तो भोग से योग का रास्ता जो है वो बीच में निरोगी से गुजरता है। तो अगर आप भोगी हैं, सबसे पहले हमें निरोगी बनना है, निरोगी बनने के बाद योगी बन सकते हैं। और दूसरी बात जो स्वामी जी ने कहा कि दृष्टा भाव लेकर आना है, ऑब्जर्वर बनना है, खुद का भी ऑब्जर्वर बनना है और दूसरों को भी बस ऑब्जर्व करना है, बोलना कम है, ऑब्जर्व ज्यादा करना है। और जो मुझे समझ में आया मेरी पर्सनल लाइफ में, ये सारे जो इंटरेक्शन हम करते हैं दूसरों के साथ, किसी के साथ भी, ये माइंड है। एक मुंडी दूसरे मुंडी के साथ इंटरेक्ट करती है, दैट इज रिलेशनशिप। माइंड माइंड के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन मेडिटेशन जब आप करते हैं तब आप अपने माइंड के बियॉन्ड फोर्थ और फिफ्थ लेयर यानी इंटेलेक्ट और सोल के साथ जुड़ते हैं। और जब आप माइंड करते हैं, तो इस मेडिटेशन करते हैं, तो आप माइंड की चिक चिक से परे अपनी इंटेलेक्ट की कॉन्शियसनेस के साथ, सोल की कॉन्शियसनेस के साथ और डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं। तब आपको खुद एक समझ आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, किसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, मेरा खुद के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए और दूसरों के साथ क्या होना चाहिए। अल्टीमेट सॉल्यूशन इज द मेडिटेशन। दैट्स फ्रॉम माय साइड। राइट, मैं कह लूं अपनी बात? जी हाँ अजय जी। जी। ओके। आत्म दीपो भव, ये एक वाक्य जो है, जो मुझे जैसे जैसे मुझ में मैच्योरिटी और आती जा रही है, मुझे और भी बहुत गहराई से इसका समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी इन दो शब्दों के बारे में और अभी कितना सीखना बाकी है। आत्म दीपो भव मतलब दो लेवल्स जो मुझे समझ में आए। नंबर 1, अपने आप को पहचानना कि मेरी लाइफ की कॉलिंग क्या है और मैं ये प्राणी जगत में ईश्वर ने क्या करने के लिए मुझे भेजा है। तो आत्म दीपक मतलब अपने आप को पहले समझना। दूसरा, दीपक मतलब अपना सोल्यूशन, अपना रास्ता खुद बनाना। और इसीलिए सेल्फ प्रिजर्वेशन अत्यंत आवश्यक है। आत्म दीपो भव के भाव से मेरा बाकी सबके साथ में रिलेशन भी मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि दुनिया तो जिंदगी तो दूसरों के साथ ही जीना है। जब मुझे मेरी क्लैरिटी आती है तो मुझे दूसरों की भी क्लैरिटी आती है। तो आत्म दीपो भव के भाव से मुझे मेरा उद्देश्य का पता हो। नंबर 2, मैं अपना दीपक स्वयं बनूं, तब जाकर के मैं असंख्य अन्य लोगों के लिए एक दीपक बन सकता हूं, एक प्रेरणा बन सकता हूं और उनके लिए मैं सॉल्यूशंस सुझा सकता हूं, जो मैं अपने मेडिकल फील्ड के माध्यम से और अपनी ट्रेनिंग फील्ड के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूं। सो अगेन, मेरा अंत में उद्देश्य यही रहेगा कि फर्स्ट, रिलेशनशिप विद सेल्फ। नंबर 2, इमोशनल अटैचमेंट बट नो इमोशनल डिपेंडेंस ऑन एनीवन। और नंबर 3, जब ये समझ में आ जाएगा, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करके जा सकते हैं, अगर आप अपने आप को दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से बचा करके रखते हैं, बल्कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सर। सेम क्वेश्चन स्वामी सर से। यस सर। मैसेज देने के पहले मैं थोड़ा उसका कंटेक्स्ट बना लूं। जी। ये एक उपनिषद है, बृहद अरण्यक उपनिषद। उसमें एक ऋषि है याज्ञवल्क्य जी, उनकी 2 पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो एक समय ऐसा आता है कि वो उस जमाने में ऋषि मुनि लोग अपना आश्रम चलाते थे, जहाँ पे बहुत से बच्चे आकर के सीखते थे। फिर याज्ञवल्क्य जी को लगा कि अब मुझे इस सब चीज से वैराग्य हो रहा है, तो मैं ये छोड़ करके और अपना अंदर जंगल में जाकर के अपनी साधना करूं। उन्होंने कात्यायनी और मैत्रेयी को बुला करके कहा कि मैं ये आश्रम छोड़ करके जा रहा हूं और ये आश्रम अब आपके नाम, आप लोग इसको चलाओ। तो कात्यायनी ने कहा कि ठीक है, आप जंगल जा रहे हैं, वहां तो मैं आकर के खुश नहीं रहूंगी, मैं यहीं रहती हूँ। लेकिन मैत्रेयी ने कहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद है उपनिषदों का, कि ये सब प्रॉपर्टी जो आप छोड़ करके जा रहे हैं, इससे क्या मैं आनंद में रहूंगी, इससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी?
क्योंकि आप तो अपने आप को अमर करने के लिए जा रहे हैं ताकि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो याज्ञवल कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन जो है वैलिड है, इससे तुमको आनंद और अमर होने का वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तब मैत्री ने उनसे कुछ पूछा कि आप मेरे को ये बताइए कि आप मुझे प्रिय क्यों हैं और मैं क्यों आपको फॉलो करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जंगल में आकर के रहूंगी। तो याज्ञवल्क्य जी जो कहते वही मेरा मैसेज है। और वो 2-3 अलग अलग रिलेशन को लेकर के मेंशन करते हैं, मैं एक ही को लेकर के चलता हूँ। जैसे अजय जी ने कहा ना कि मैं अपना सबसे बड़ा नंबर 1 फैन हूँ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये उपनिषदों में भी है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि किसी को अपनी पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वो उससे प्रेम करता है, बात ध्यान से समझिएगा। उसको अपनी पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि वो उससे प्रेम कर सकता है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि वो अपने स्वयं से प्रेम कर सके। इसलिए स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, रमन्ना महर्षि जो साउथ इंडिया में रहते थे, तो उनके पास जब लोग जाते थे उनसे सत्संग में क्वेश्चन पूछते थे कि आपके चेहरे पे जो आभा है, आपके जीवन में जो शांति, हम लोग उसको कैसे प्राप्त करें। तो वो उनके सवाल के जवाब में खुद उनसे सवाल करते थे कि फाइंड द आंसर, हु एम आई। इस बात की खोज करो कि मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं ये साधारण सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप अपना नाम, प्रोफेशन और ये वो बता सकते, वैसा वाला आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर मेडिटेशन से मिलता है। जो अनिल जी ने सही कहा कि आपको आंसर जो मिलेगा मेडिटेशन से मिलेगा। क्वेश्चन जो मेन है वो है मैं कौन हूं। स्वयं को पहचानो, आपका बाकी सब डायमेंशन अपने आप बैलेंस होते चले जाएगा। जब आपकी आत्मशक्ति अंदर से जागृत होगी तब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा मैसेज है, स्वयं को जानो, फाइंड आउट हु एम आई। उस पर चिंतन करो, मेडिटेशन करो, आपकी लाइफ अच्छे से चारों पहिए पे फुल स्पीड अच्छे से दौड़ेगी। प्रवेश आपका माइक ऑफ है। सॉरी, एक्चुअली मैं वो कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उसको शॉर्ट आउट कर रहे थे, इसलिए म्यूट कर दिया था सर। तो मैं अब इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस नीतू जी को भी, तो और वो आए और हमारे समत्वम के बारे में, पिछले बार उन्होंने एक्साइटमेंट क्रिएट किया था एंड मैं चाहूंगा कि वो आए और समत्वम में क्या डेवलपमेंट है एंड कितने जल्दी वो लोगों तक पहुंचने वाला है उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। एंड जब तक वो आ रही हैं तब तक मैं कुछ अपने दर्शकों को जरूर सुनाना चाहूंगा। अभी कौन हो तुम, एक क्वेश्चन आया तो सर इस पे मैंने एक पोएट्री लिखी थी कौन हो तुम पे, एंड मैं वो चाहूंगा कि मैं आप लोगों तक और दर्शकों तक इसको पक्का पहुंचाऊं कि एक तेज की तरह प्रबल विश्वास हो तुम, एक तेज की तरह प्रबल विश्वास हो तुम, सब खत्म होने के बाद उठी आस हो तुम, सूख चुके दरिया में बह चली धारा हो तुम, सूख चुके दरिया में बह चली धारा हो तुम, सूर्य के तेज में ना जलने वाले सुदर्शन चक्र से कई आघातों पर प्रतिघात करते बलशाली हो तुम, खून से लथपथ परंतु युद्ध विजयी हो तुम, सैकड़ों बार टूटने के बाद अब बने चक्रव्यूह हो तुम, ठोकरों से निकली बारूदी बरसात हो तुम, जीत का परचम लहराने के शंखनाद से अपने असंभव चरित्र का चित्रण करते अल्फाज हो तुम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे Thank you. मुझे वो अग्निपथ कविता जो है वो याद आ गई। तो बहुत बहुत सुंदर। और ये एक लिखे हुए फॉर्म में मैं इसको चाहूंगा, और चूंकि थोड़ा सा हमारे पास एक समय है तो मैं स्वामी जी से कहना चाहूंगा, स्वामी जी आपसे मुझे एक गिफ्ट चाहिए। और वो गिफ्ट क्या चाहिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एकदम एक प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं पतंजलि का योग सूत्र पढूं। अगर आपके पास कहीं से कोई इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन आपके पास हो तो मैं आपसे वो चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं कहीं से ढूंढ सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, वो एक अलग चीज है, बट मुझे वो आपकी एनर्जी के साथ में चाहिए, आपके द्वारा वो एक भेंट चाहिए। और इस आपके मित्र होने का उचित अनुचित लाभ लेकर के मैं डायरेक्टली लोगों के सामने आपसे ये गिफ्ट जो है वो मांग रहा हूँ। अगर आपको कहीं मिले ऐसा पतंजलि योग सूत्र इंग्लिश या हिंदी में, तो उसकी एक प्रति मैं आपके माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से मैं चाहूंगा, भेंट के माध्यम से चाहूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। एंड ये जो मैंने लिखा था
वेलकम नीतू मैम, आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप समत्वम के बारे में और भी जो हाइलाइट्स हैं वो हमारे दर्शकों तक शेयर करें। First of all, namaste to all, and I wish you all a very happy Valentine's Day over here to all the धन्यवाद। dignity members of this panel. And आज मातृत्व दिवस भी है, तो उन सभी बड़ों को आदर के साथ नमस्कार और ढेर सारा प्रेम भी। और मैं आप सभी को मातृत्व दिवस के लिए भी आज आपको मतलब बधाइयाँ देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। एंड यू थ्री मास्टर्स आर द रियल गाइडेंस टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल द generations over here, and especially for the upcoming generations also, who are the future of the society as well as our nation also over here, and they are going to be a part of its development in all the dimensions of the life, in their personal life also, in all the dimensions of the society also and nations also, because जो हमारी 7 dimensions हमारी personal life में भी हैं, वो हमारे सोसाइटी में भी हैं, वही 7 dimensions हमारी सोसाइटी की भी हैं, और वही 7 dimensions हमारे नेशन की भी है, जो कि आने वाली इन सभी चीजों में अभी हमें हेल्प करेगा। और इसी के लिए मैं आप सभी के साथ आज जुड़ रही हूँ, ये बताने के लिए कि इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, प्लस हमारे आसपास की सोसाइटी इन्वायरमेंट में, प्लस इन द डेवलपमेंट ऑफ nation also. So we are going to have a program named as Samatvam in the form of health, wealth and happiness in all the 7 dimensions of your life, within under one roof named as Life Campus, learning of life for the lifelong learning. And over here we are going to have all the 3 masters, these 3 masters, Swami Mahesh ji, Dr. Anil Kumar Gupta and Dr. Ajay Shees over here. एंड जैसे जैसे हमारे पास ये सारी चीजें अपकमिंग यहाँ पे आते रहेंगी, मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगी और मैं आप सभी को इन्फॉर्म करते रहूंगी इस सेशन के बारे में कि कैसे ये आएगी, आप कैसे इसे एक्सेस कर पाएंगे और किस प्लेटफॉर्म में आपको ये मिलेगा। एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट थिंग कि आप इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स करें आप हमें इन सभी पेजेस में। आज का जो ये अपना सेशन है वो A2A पे लाइव है, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी के पेज में भी लाइव है, डॉक्टर अजय शेष जी के पेज में भी लाइव है और स्वामी महेश जी के भी पेज में लाइव है। एंड इट इज नन अदर देन एनीवेयर, इट इज ऑन योर फेसबुक पेज जिसे आप डेली स्क्रॉल करते रहते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की ना भूलें और इन 4 पेजेस में जरूर विजिट करें आज के सेशन के लिए, और वहां पे इनबॉक्स करना ना भूलें अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस अपकमिंग प्रोग्राम। सो मैम, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास वो समत्वम का पोस्टर हो जो पिछली बार आपने दिखाया था, वो बहुत ही खूबसूरत पोस्टर आपने दिखाया था, मैं चाहता हूँ अगर वो आप फिर से मेरे दर्शकों को एक बार दिखा सकें। Sariji, can we have that poster later on over here No problem. for sharing? No problem. And Actually, we are having a new surprising video, introductory video of the Samatvam program, and definitely in the upcoming seminar and next weekend we will be sharing it. okay. So thank you नीतू जी। Thank you so much. समत्वम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लाइफ कैंपस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और मैं दर्शकों से बोलूंगा कि जल्दी आपका इंतजार खत्म होगा और जल्दी समत्वम आपके सामने होगा, आपको आपके जिंदगी के सफल आयामों तक पहुंचाने के लिए, सफल 7 आयामों तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू नीतू जी। मैं 3-4 वाक्यों में समत्वम में क्या एग्जैक्टली होगा ये मैं बता सकता हूँ अभी 3-4 वाक्यों में ज्यादा। तीनों मास्टर्स वॉन्डरिंग स्वामी महेश जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता और मैं, हम तीनों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है समत्वम, जिसमें डॉक्टर अनिल गुप्ता का कंटेंट रहेगा हेल्थ के ऊपर में, स्वामी जी का कंटेंट हेल्थ एंड होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर में डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का कंटेंट रहेगा, स्वामी महेश जी का कंटेंट रहेगा स्पिरिचुअलिटी और हैप्पीनेस के ऊपर में, और मेरा कंटेंट रहेगा मनी, वेल्थ और बिजनेस के ऊपर में। क्योंकि हम तीनों का ऐसा मानना है कि तीनों ही कंटेंट एक साथ
अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है और इसीलिए उसका नाम जो है समत्वम दिया गया है। तो एक समत्वम का भाव उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आता है और उस व्यक्ति में भी आता है। एक व्यक्ति कंप्लीटली सिर्फ हेल्थ की तरफ देखे और वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी इग्नोर कर दे तो वो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। एक व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भोगवादी अगर हो जाए, स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ से नाता छूट जाए तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। या फिर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाए और परिवार और बाकी चीजों को अगर भूल जाए, छोड़ दे, तो भी वो उसके लिए ठीक नहीं। तो हमें ऐसा लगा हम तीनों का कंटेंट अगर एक साथ आता है तो किसी भी व्यक्ति को होलसम जो है वो होलसम गाइडेंस जो है वो दे सकता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑफ कोर्स ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, ये फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। इसका एक पेमेंट एस्पेक्ट भी रहेगा, नॉमिनल, एकदम बहुत नॉमिनल, लेकिन ये पेमेंट एस्पेक्ट रहेगा क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इतना वैल्यूएबल कंटेंट जो हम लोगों ने बनाया है लोग उसको सीरियसली ले, और इसलिए वो उसका एक विपणन का एक मूल्य जो है वो रखा गया है। ये तो रहा रिकॉर्डेड कोर्सेज। रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ साथ जब लोगों के मन में सवाल आएंगे तो हमने डिसाइड किया है कि महीने में दो बार हम लोग लाइव आएंगे, जहां पर इस कोर्स से रिलेटेड लोगों के मन में जो सवाल आएंगे और जो पर्सनल इश्यूज रहेंगे, जैसे आज हमने महाजन जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। अब महीने में 2 बार हम लोग लाइव आएंगे, जो कि डेट्स पहले से डिसाइडेड रहेंगी, और लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे, ताकि रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस का समत्वम का भाव यहाँ पर भी लोगों को एक होलसम ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रदान करेगा। और अगर कुछ ऐड करना है तो डॉक्टर अनिल गुप्ता इसमें ऐड कर सकते हैं कि समत्वम में एग्जैक्टली क्या रहेगा। जय सर, मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे मैं अभी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, एक एंकर बैठे हुए हैं, एक होस्ट बैठे हुए हैं, 3 डिफरेंट पर्सन बात कर रहे हैं, लेकिन सब तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और तीनों एक दूसरे की बातों को और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा समत्वम बहुत कम देखने को मिलता है। आपने मीडिया में बहुत सारा समत्वम देखा, जो भी देखने को मिलता है, एक होस्ट होता है, 4 अलग अलग पर्सनैलिटीज होते हैं और वो आपस में बैठ के लड़ाई झगड़ा करते हैं। तुम सही नहीं हो, मैं सही हूं, ये आपने डेली देख रहे हैं। वहां से क्या प्रोग्रामिंग हो रही है और क्या बेनिफिट हो रहा है हम सब जान रहे हैं। लेकिन इस तरीके से लाइफ को समझना बहुत जरूरी है कि हम ये सब करके लाइफ को लेके कहां जा रहे हैं। क्या हमारा काम है सॉल्यूशन ढूंढना या बहस करना? समत्वम का मेन मोटो सॉल्यूशन ढूंढना है। वो ऐसे चीजें लेकर आएगा समत्वम जो आपको लाइफ में स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन आज 21st सेंचुरी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, जहां पर दोनों चीजें ओवरलोडेड है और जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज जो कॉमन हो गया है, ऐसे समय में ये लाइफ कैंपस और समत्वम प्रोग्राम ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जो आपको अपने साथ जुड़ना सिखाएंगी और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सिखाएंगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस लाइफ में लाकर देंगी और आप एक हैप्पी, हेल्दी, फुलफिल्ड लाइफ जी सकें। इस प्रकार से हम अपने कंटेंट को डिजाइन कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम 15 दिन में एक बार लाइव आएंगे और लाइव में हम सारे क्वेश्चंस भी लेंगे। अभी तो हम अपने हिसाब से टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में जो पब्लिक की डिमांड होगी उसके हिसाब से हम टॉपिक चूज करेंगे और उनके ऊपर अपनी अपनी समझ के हिसाब से जो अच्छे सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो देंगे। अल्टीमेटली MBBS, माइंड ब्रेन बॉडी सोल, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। थैंक यू सर। एंड लास्ट में एक शॉर्ट मैसेज मैं आप तीनों लोगों से लेना चाहूंगा एंड स्टार्ट करूंगा स्वामी जी से कि सर आज के रिलेशनशिप और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का लाइफ कैंपस का जो हमारा पार्ट है बहुत ही खूबसूरत रहा सर। पहले इसके लिए आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक शॉर्ट मैसेज सर। जो समत्वम शब्द है वो गीता से लिया हुआ है और उसका मीनिंग होता है बैलेंस। सम मतलब बैलेंस और दूसरा होता है टोटलिटी, मतलब समग्रता से, पूर्णता से। तो लाइफ में समत्वम का भाव होना जरूरी है और यही मेरा संदेश है और यही हम लोग प्रोग्राम भी लेकर के आ रहे हैं। जब हम लोग का डिस्कशन हो रहा तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि समत्वम अच्छा शब्द है, क्योंकि योग में डेफिनेशन, गीता की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है समत्वम। समत्वम का भाव बनाइए, उसकी प्रक्रिया सीखिए और उसको अपने जीवन में सार्थक कीजिए। ये मेरा मैसेज। थैंक यू सर। शॉर्ट मैसेज अजय सिंह। दुनिया लिमिटेड है लेकिन अंतर का भाव विशाल है, इनफाइनाइट है, राइट? अंतर का भाव, मैं अपने आप में इनफाइनाइट हूं, भले दुनिया लिमिटेड है, दुनिया के कुछ डायमेंशंस है, मेजरमेंट्स है,
लेकिन मेरे अंतर का भाव जो कि ईश्वर का स्वरूप है वो इनफाइनाइट है। मेरा कहने के मतलब है हम जनरली इनफाइनाइट से फाइनाइट की तरफ जाते हैं, जबकि अंततः होना ये चाहिए कि हम फाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ आए, इनफाइनाइट में से वो जो एनर्जी निकलेगी वो फाइनाइट को अफेक्ट करे। ये हम अपने जीवन में भी जिए और किस प्रकार से हमारे अंदर की इन्फिनिटी बाहर की दुनिया को बेहतर कर सकती है, ये अपने अपने तरीके से हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो समत्वम का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है इसमें जरूर भाग लें और इसका अधिकतम लाभ लें, ताकि आपके अंदर की इनफाइनाइटनेस, इन्फिनिटी, बाहर की फाइनाइटनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट। Thank you, sir. And again, Anil sir, short message. बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, खुद पर विश्वास, खुदा का साथ, हर मंजिल आएगी तेरे पास। दोनों के साथ जुड़े रहें, खुद के साथ और उस खुदा के साथ, और खुद को खुद का खुदा बना ले। बस इतना सा रहे, सब कुछ होगा। थैंक यू तीनों मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आने के लिए। और दर्शकों को बोलना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े और क्वेश्चन पूछा। और आगाज ए टू आगाज से अंजाम की तरफ से और लाइफ कैंपस की तरफ से मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आज मुझे बोलने का मन कर रहा है कि सीखेंगे, सिखाएंगे, तस्वीर बदल के दिखाएंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी।